हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू जेडीसी क्लासेस और फार्मा सिस्टम मैराथन सीरीज में आज हम आपके ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट से आपका एंडोक्राइन सिस्टम मतलब आपके हार्मोन सिस्टम से रिलेटेड आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। साथ ही साथ हम आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी क्वेश्चन को यहाँ पर इंक्लूड किए हैं जो आपके प्रीवियस फार्मासिस्ट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। काफी इंपॉर्टेंट है ये दोनों टॉपिक और यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं आपके प्रीवियस फार्मासिस्ट एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे आपके हार्मोन और आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। देखते हैं, आप मेरे साथ बिल्कुल सॉल्व करना है, आपको मेरे साथ ही साथ आपको भी सॉल्व करते हुए चलना है क्वेश्चन को और देखना है पैटर्न को किस तरीके से पैटर्न के क्वेश्चन आपके एग्जाम में फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के बिल्कुल करंट का हम क्वेश्चन ले रहे हैं। आपका 22 का क्वेश्चन है। आपका देखिए क्या क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सिक्रीशन ऑफ द टेस्टोस्टेरोन बाय द लेडिंग सेल इज स्टिमुलेटेड बाय, और आपके ऑप्शन थे FSH मतलब होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, LH मतलब होता है आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, ठीक है। और इनको तो आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इनका रिलेशन तो होगा ही नहीं इन दोनों से। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा जल्दी से बताएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, ठीक है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स का काम क्या होता है, एक्चुअली में जो आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स ये दोनों ही हार्मोन्स आपके एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं। सबसे पहली बात आपको यही पता होना चाहिए कि ये दोनों हार्मोन्स कहां से रिलीज होते हैं, आपके मास्टर ग्लैंड से रिलीज होते हैं जिसको क्या बोलते हैं आपका एंटीरियर पोस्ट पिट्यूटरी ग्लैंड, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर वाले पार्ट से रिलीज होते हैं। तो इनको एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स रिलीज होते हैं। इसका काम क्या होता है, आपका फॉलिकल ये आपका ओव्यूलेशन में हेल्प करता है, ठीक है। मतलब ओवम ये क्या करेगा, ओव्यूलेशन मतलब आपके, ठीक है, ओव्यूलेशन प्रोसेस में हेल्प करता है। मतलब ओवरी के, मतलब फीमेल की मैं बात करूं, फीमेल में ओवरी से एग को बनने में हेल्प करता है। इतना पॉइंट क्लियर हुआ चीजों को। अब यहां पर देखिए जो आपका ल्यूटिनाइजिंग है इसका काम क्या होता है, ये आपका लेडिक सेल से आपका, ठीक है, लेडिक सेल को ये स्टिमुलेट करेगा, ठीक है, क्योंकि लेडिक सेल कहां प्रेजेंट होता है, टेस्टिस में प्रेजेंट होता है। ये आपको जो लिखा हुआ है ना लेडिक सेल, ये कहां प्रेजेंट होता है, ये मेल के टेस्टिस में प्रेजेंट होता है। और यहां पर किसका प्रेजेंट होता है, जब तक का एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स आपका ल्यूटिनाइजिंग रिलीज नहीं करेगा तब तक का आपका टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस के लेडिक सेल से रिलीज नहीं हो सकता। और यही तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक है। ये होता मतलब ये आपके फीमेल के ओवरी को, ठीक है, फीमेल क्या प्रेजेंट होता है ओवरी, तो ओवरी को आपका ओवम बनने के लिए स्टिमुलेट करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स वगैरह बनने के लिए स्टिमुलेट करता है ये वाला जो हार्मोन्स है। और ये वाला हार्मोन्स क्या करता है आपका, इनका काम होता है लेडिक सेल को ये टेस्टोस्टेरोन, यदि मैं मेल की बात करूं, ठीक है, क्लियर। और फीमेल में भी ये क्या करता है आपका, कहीं ना कहीं पर आपके ओव्यूलेशन प्रोसेस में ये हेल्प करता है। इतना पॉइंट क्लियर हुआ। चलिए और भी कुछ हार्मोन्स के बारे में हम डिटेल में यहाँ पर स्टडी कर लेते हैं। देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करते हैं। इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में एक आपको होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दूसरा होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो देखिए इन दोनों हार्मोन्स का काम क्या होता है, ये स्टिमुलेट करेगा फॉलिकल ग्रोथ इन द ओवरी। फॉलिकुलर ग्रोथ मतलब पहले प्राइमरी oocyte बनते हैं, फिर फॉलिकल्स बनते हैं, फिर आपका एग का फॉर्मेशन होता है फीमेल्स के ओवरी में। तो इसको बोलते हैं फॉलिकुलर फेज या फॉलिकुलर ग्रोथ। एक की बात करिए ओवम बनने का, ठीक है। और साथ ही साथ ये आपका एस्ट्रोजन हार्मोन्स को भी सिक्रेशन में हेल्प करता है आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। इसका नेम इंडिकेट कर रहा है फॉलिकल स्टिमुलेट, मतलब फॉलिकल्स बनने को स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स की बात करूं तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स की वजह से भी ओव्यूलेशन होगा। जैसा मैंने बताया आपको, ये मेल में तो टेस्टोस्टेरोन के सिक्रेशन में हेल्प करते ही है, साथ ही साथ फीमेल में ओव्यूलेशन प्रोसेस में भी काफी हेल्प करता है, ठीक है। और इसके एक्सेस सिक्रेशन, इसके रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द कार्पस ल्यूटियम। आगे हम डिस्कस करेंगे कार्पस ल्यूटियम क्या होता है, इसके रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। एस्ट्रोजन हार्मोन्स का काम क्या होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स क्या करेगा, जब इसका लेवल इंक्रीज होगा तो ये आपका इन दोनों का लेवल को कम कर देगा, ये भी बात याद रखना। तो इसका देखिए एस्ट्रोजन हार्मोन्स का जब लेवल पीक पे होगा तो वहां पर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स का लेवल डाउन हो जाएगा, इतना पॉइंट। और प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन्स होता है इसका काम क्या होता है, प्रेगनेंसी को फेवर करने वाला हार्मोन्स जो कि फीमेल के रिलीज होता है, फीमेल में रिलीज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब डील करते हैं। द ह्यूमन स्पर्म में कंटेन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ये आपका आरआरबी 2015 का क्वेश्चन है, आपसे आरआरबी 2015 का आपका क्वेश्चन है कि यहां पर स्पर्म में ह्यूमन स्पर्म में क्या मिलेगा। तो ह्यूमन स्पर्म में आपको एक्स क्रोमोसोम भी मिलेगा और वाई क्रोमोसोम दोनों मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका एक्स एंड वाई दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब आपका ए बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी करेक्ट हो जाएगा और ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा,
ठीक है, कि आपका मेल में एक्स भी मिलता है और वाई भी मिलता है। यदि मैं फीमेल में बात करूं, मेल में बात करूं तो मेल और फीमेल में मैं यदि थोड़ा सा डिफरेंस आपको बता दूं तो मेल और फीमेल में टोटल कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, तो टोटल आपका 46 होंगे, और पेयर में बात करूं तो 23। तो 22 तो दोनों में कॉमन रहेगा, ठीक है, 22 क्रोमोसोम दोनों में कॉमन रहेगा। जो लास्ट वाला जो 23 नंबर का जो क्रोमोसोम होगा, 23 नंबर वाला क्रोमोसोम होगा, यदि मैं मेल में बात करूं तो ये आपका एक्स होगा और यहां पर वाई होगा। लेकिन मैं फीमेल की बात करूं, फीमेल में दोनों आपका एक्स और एक्स ही होते हैं। इतना पॉइंट क्लियर हुआ। टोटल कितना होता है आपका 23। टोटल आपका क्रोमोसोम कितना होता है, यदि मैं पेयर में बात करूं तो पेयर में क्रोमोसोम होते हैं आपके 23, जिसमें जो आपका 22 तक तो दोनों कॉमन रहेगा, ठीक है, दोनों आपके कॉमन रहेंगे 22 तक। सबसे लास्ट वाला जो पेयर होता है 23 नंबर वाला पेयर, ये पेयर है आपका, ठीक है, 23 वाला जो पेयर होगा जिसको हेट्रो पेयर हो गया समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई प्रेजेंट होता है मेल में और फीमेल में सिर्फ एक्स एक्स ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। और देखिए यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं, वैसे सबको पता भी होगा, जैसे यहाँ से आपका एक्स गया और यहाँ से भी आपका एक्स गया, तो एक्स एक्स मतलब क्या आ जाएगा, इनका जो बेबी होगा क्या बन जाएगा, गर्ल। और यहाँ से आपका वाई चला गया, यहाँ से वाई, और यहाँ से तो एक्स ही देगा, वो एक्स ही दे दिया, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका बॉय बन जाएगा, जो बेबी हो जाएगा वो क्या होगा, बॉय। तो बॉय मतलब एक्स वाई क्रोमोसोम रहेंगे तो बॉय बनेगा, और एक्स एक्स होगा तो गर्ल्स बनेंगे, ठीक है, क्लियर हुआ। इसका मतलब आपको क्या समझ में आया, बॉयस होने के लिए या गर्ल्स होने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, आपका मेल रिस्पॉन्सिबल है, ना कि फीमेल, क्योंकि मेल के पास ही क्या होता है, वाई क्रोमोसोम होता है, और बॉय होगा, लड़का होगा तो उसमें वाई क्रोमोसोम होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए फीमेल का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसमें किस पास तो ऐसा कोई क्रोमोसोम ही नहीं है जो बॉय प्रोड्यूस करे, तो बॉयस के लिए कौन है, ठीक है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, मेल, क्योंकि उसी के पास वाई होता है। इतना पॉइंट क्लियर हुआ। चलिए अब नेक्स्ट को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर स्पर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है, स्पर्म में, तो स्पर्म में क्या रहता है, आपको एक्स वाई दोनों रहता है, ठीक है। और यही जाके देखिए स्पर्म एग, एक्स स्पर्म में एक्स है, एग में भी एक्स है, क्योंकि फीमेल के पास तो एक्स ही रहेगा, तो एक्स एक्स बन के फीमेल गर्ल्स बनेगी, लड़की आएगी। और उसके बाद देखिए आपका मेल वाई चला गया और इसके पास तो एक्स ही रहेगा, तो स्पर्म में यदि वाई क्रोमोसोम रहेगा तो मेल बनेगा मतलब बॉय बनेगा, ठीक है। चलिए इसी को बोलते हैं हम लोग आपका हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मतलब होता है सिंगल सेट ऑफ द क्रोमोसोम, जो 23 का जो पेयर होता है ना, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, कार्पस ल्यूटियम इज द मेंटेन बाई। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, एमपी फार्मासिस्ट 17 का क्वेश्चन है कि कार्पस ल्यूटियम को किसको मेंटेन करता है, तो इसको मेंटेन करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दिया गया है, आपको HCG। और यहाँ पर ऑप्शन आपका आ जाता है, यहाँ पर ऑप्शन ये भी बिल्कुल करेक्ट है, और यदि आपका यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन हो जाता तो ये भी बिल्कुल करेक्ट हो जाता, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स को रिलीज कौन करता है, यही कार्पस ल्यूटियम क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स को रिलीज करता है, और ये आपका प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। और ये इसको बोलते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनोडोट्रोपिन हार्मोन्स। और जो प्रेगा किट आता है ना, प्रेगा न्यूज किट, उस किट में किसका लेवल को चेक किया जाता है, इसी हार्मोन्स का लेवल को चेक किया जाता है, ठीक है। जो किट आता है ना आपका, प्रेगनेंसी वाला किट आता है आपका, तो उसमें कौन सा हार्मोन्स का लेवल चेक किया जाता है, इसी का लेवल चेक किया जाता है, ठीक है। मॉर्निंग टाइम पे HCG हार्मोन्स का लेवल को ही चेक किया जाता है। प्रेगनेंसी के टाइम में ये हार्मोन्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा सिक्रेशन होता है, और ये कहाँ पर मिलता है, फीमेल के यूरिन में, ठीक है। तो अर्ली मॉर्निंग टेस्ट किया जाता है और उससे पता चल जाता है। यदि तो इस तरीके का 2 लाइन यहाँ पर दिख जाए प्रेगा न्यूज़ वाला किट में 2 तरीके से, मतलब ये प्रेगनेंसी को कंफर्म करता है, और यदि यहाँ पर एक ही आ जाए तो ये प्रेगनेंसी नहीं है, ये चीज़ को बताता है प्रेगा न्यूज़ जो किट आता है, ठीक है। तो एक्चुअली में आपका HCG हार्मोन्स का है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका प्रेगनेंसी के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है जो इंडिकेट करता है प्रेगनेंसी को, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, HCG। तो ये दोनों चीज़ों के लिए आपका सही है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन का आंसर भी आपका HCG होगा, या फिर प्रोजेस्टेरॉन होता वो भी सही होता, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन यही आपका कार्पस ल्यूटियम रिलीज करता है, और यह आपका प्रेगनेंसी हार्मोन्स बोला जाएगा, तो HCG को आपको आंसर कर देना है। क्लियर हुआ। तो इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, इसको प्रेगनेंसी हार्मोन्स भी बोलते हैं, क्योंकि कंफर्म करता है प्रेगनेंसी को, ठीक है। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन HCG, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, ये सपोर्ट और मेंटेन करता है कार्पस ल्यूटियम, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम से क्या रिलीज होता है, प्रोजेस्टेरॉन, और जितना ज़्यादा प्रोजेस्टेरॉन का लेवल होगा तो ये आपका प्रेगनेंसी को क्या करता है, मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। इतना पॉइंट क्लियर हुआ आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब डील करते हैं आपका, ठीक है। प्रेगनेंसी हार्मोन सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट द मेमोरी ग्लैंड्स, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड्स, यदि फीमेल की मैं बात करूं, उनका जो ब्रेस्ट रीजन पे क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड, जिसमें मिल्क का प्रोडक्शन होता है आफ्टर चाइल्ड बर्थ,
ठीक है। तो मिल्क सिक्रेशन अकर ड्यू टू, तो किस हार्मोन की वजह से फीमेल के ब्रेस्ट में आफ्टर चाइल्ड बर्थ, बच्चे के जन्म के बाद उनके ब्रेस्ट में मिल्क का जो प्रोडक्शन होता है किस हार्मोन की वजह से होता है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका प्रोलैक्टिन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डियर, आपका प्रोलैक्टिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो ये चीजों को आपको याद रखना है। और कहां से रिलीज होता है, ये आपका एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये मास्टर ग्लैंड ही रिलीज करता है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, तो मास्टर ग्लैंड का इंटीरियर वाला पार्ट क्या रिलीज करता है, प्रोलैक्टिन, जो आपके मेमोरी ग्लैंड में मिल्क के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। क्वेश्चन आपसे पूछता है, सेकंड क्वेश्चन में आपके लिए लिख रहा हूं। ठीक है, मिल्क का इजेक्शन कहां पर होता है। ठीक है, मिल्क का इजेक्शन मतलब फीमेल से क्या हो जाए, आपका इजेक्ट हो जाए, तो इजेक्शन करने का काम कौन करता है, ऑक्सीटोसिन। ये काफी इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन दोनों अलग चीजें हैं। देखिए आपका प्रोलैक्टिन का काम क्या होता है, फीमेल के ब्रेस्ट में क्या प्रेजेंट होता है, फीमेल के ब्रेस्ट में प्रेजेंट होता है आपका मेमोरी ग्लैंड, जिसमें क्या बनता है, मिल्क का प्रोडक्शन होता है। तो ये फीमेल के ब्रेस्ट में मिल्क बनाने का काम, मिल्क फॉर्मेशन, चाइल्ड बर्थ के बाद मिल्क फॉर्मेशन का काम कौन करता है, आपका प्रोलैक्टिन। लेकिन आपका वहां से मिल्क को इजेक्ट करना मतलब बाहर निकालने का काम कौन करता है, आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। तो ये दोनों क्वेश्चन अलग हैं और दोनों को काफी अच्छे से आपको पढ़ना है। और इसी ऑक्सीटोसिन का आजकल बहुत ज्यादा मिसयूज किया जाता है। ठीक है, जैसे आपने काऊ को देखा होगा, काऊ में अपने बच्चे के लिए काऊ क्या रखती है, मिल्क को सेव करके रखती है, ठीक, अपने बछड़े के लिए, ताकि अपने बछड़े को आपका प्रॉपर तरीके से मिल्क दे पाए। लेकिन आजकल क्या कर रहा है, आजकल जो इंसान है वो इतना ज्यादा जालिम हो चुका है इस दुनिया में, अपने कुछ चंद पैसे के प्रॉफिट के लिए वो गाय को क्या लगा देता है, आपका इसी ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा देता है। मतलब फिर उसके बच्चे के लिए ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन का काम क्या होता है, मिल्क को इजेक्ट करना, मतलब सारा दूध को, पूरे मिल्क को क्या कर लेता है, बाहर कर देता है। ठीक है, मतलब जो अपना गाय अपने बछड़े के लिए जो बचा के रखेगा मिल्क, उसके मिल्क को भी ले लेता है और मार्केट में जाके बेच देता है। तो इसका बहुत ज्यादा मिस यूज हो रहा है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का। ठीक है, और इसी ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स को और क्या बोलते हैं, लव हार्मोन भी बोलते हैं, लव हार्मोन। ठीक है, ये चीज आपको देखिए, जो बच्चा है जो माँ का बच्चा है इस दुनिया में जो पहली बार आया है, उसको कैसे पता होगा कि दूध को कैसे मतलब वहां से इजेक्ट कर पाए, दूध को किस तरीके से पिया जाए, उसको तो पता नहीं होगा। तो यही आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स क्या करता है, उसमें हेल्प करता है। ठीक है, क्योंकि नया बच्चा इस दुनिया में जब आएगा तो उसको थोड़ी पता रहेगा कि किस तरीके से अपने को मिल्क को मदर से लेना है। ठीक है, तो उसमें जैसे उसका सेंसेशन टच होगा, ठीक है, सेंसेशन से ही आपका, जैसे आपका ब्रेस्ट रीजन पे एक बच्चा है, बच्चा जो होगा उस पर इसको स्पर्श करेगा, ठीक है, उस पर टचिंग सेंसेशन आएगा बच्चे का, तो फिर क्या होता है, तुरंत ही ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है और मिल्क को इजेक्ट कर देता है, ताकि उस बच्चे को क्या मिल पाए, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल पाए, उनको मिल्क मिल पाए। इतना पॉइंट क्लियर हुआ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द डिप्लॉयड नंबर ऑफ द क्रोमोसोम इन ह्यूमन बॉडी इज, क्या पूछ रहा है, डिप्लॉयड। डिप्लॉयड का मतलब होता है आपका 2 पेयर ऑफ द क्रोमोसोम। अब 2 पेयर की मतलब होता है, हेप्लॉयड मतलब क्या होता है, अभी मैंने बताया हेप्लॉयड मतलब 23 होता है। ठीक है, एक पेयर की बात करते हैं जिसमें 23, डिप्लॉयड मतलब 2 पेयर की बात कर रहा है। ठीक है, तो 2 पेयर मतलब कितना हो जाएगा आपका 46। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ सेट की बात करते हैं। ठीक है, एन मतलब क्या होता है आपका 23, तो डिप्लॉयड मतलब 2n, तो 2n कितना हो गया आपका 46। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 46। क्रोमोसोम की बात करें, क्रोमोसोम बोलो या इसी के अंदर में क्या प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम बोलो, फिर इसी क्रोमोसोम के इसको बोलते हैं क्रोमोसोम। ये आप किस तरीके का शेप का रहता है क्रोमोसोम, और इसी क्रोमोसोम के अंदर में क्या रहता है, डीएनए होता है, और इसी डीएनए के अंदर में क्या होता है, जीन। कई बच्चे तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्रोमोसोम, डीएनए और जीन क्या होता है, तो सब एक ही चीज है। ठीक है, इस तरीके से जब वो कंडेंस फॉर्म में रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम, और इसी क्रोमोसोम को ही आगे चल के क्या, इसको और थोड़ा इलाबोरेट करेंगे, इसको डीएनए बोलेंगे, और थोड़ा सा इलाबोरेट करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, जीन बोलेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ इतना पॉइंट। इस तरीके से आप चीजों को समझ सकते हैं। ये आपका क्रोमोसोम, ये आपका डीएनए और ये आपका जीन, तो तीनों में कंफ्यूज नहीं होना है, डीएनए और ये सबसे बड़ा रूप क्या होता है, क्रोमोसोम। तीनों एक ही चीज है, अलग नहीं है। क्लियर इतना पॉइंट्स, तो समझ में आया आपको। ये आपका जीन है, ये आपका जीन, ये आपका डीएनए और ये आपका क्रोमोसोम। देखिए फिर से मैं एक बार बना के बता देता हूं आपको। इसको मान के चलो क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, ये आपका क्रोमोसोम मान के चलो। इसी क्रोमोसोम के अंदर में क्या रहता है आपका
डीएनए और डीएनए के अंदर में आपका जीन होता है। ठीक है, ये इसको मान के चलो डीएनए और ये आपका जीन, तो सबका मतलब एक ही है। और टोटल क्रोमोसोम कितना होता है आपका 46। पेयर में बात करूं तो 23 पेयर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट को अब हम लोग डिस्कस करते हैं। तो 46 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए हैप्लॉइड मतलब 23 को बोलते हैं, डिप्लॉइड मतलब आपका इस तरीके से 46 हो गया आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन इज द सीक्रेटेड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है आपका। ठीक है, फार्मासिस्ट एग्जाम बिल्कुल करंट का क्वेश्चन लेके आए हैं। 21 का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, हमीरपुर का है आपका फार्मासिस्ट का। तो देखिए मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन इज द सीक्रेटेड बाय, तो ये कहां से सीक्रेट होता है? लेडिक सेल से सीक्रेट होता है। और ये लेडिक सेल कहां प्रेजेंट होता है? टेस्टिस में प्रेजेंट होता है। इतना पॉइंट क्लियर हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लेडिक सेल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये कहां प्रेजेंट होता है? टेस्टिस में प्रेजेंट होता है। मेल के टेस्टिस में कौन सा सेल प्रेजेंट होता है? लेडिक सेल। तो इसका काम क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स बनाना। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर सर्टोली सेल क्यों नहीं आया? तो इसका भी मैं रीजन बता देता हूं। ये सर्टोली सेल का काम क्या होता है? ये सर्टोली सेल आपके स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म बनाने के प्रोसेस में हेल्प करता है। ये पॉइंट्स को याद रखना है। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में हेल्प कौन करता है? सर्टोली सेल। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स बनाने का काम कौन करता है? लेडिक सेल। और ये दोनों कहां प्रेजेंट होता है? टेस्टिस में। ये भी आपका टेस्टिस में ही प्रेजेंट होता है, जो कि आपके स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म बनाने के प्रोसेस में हेल्प करता है। साथ ही जो लेडिक सेल होता है वो आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स बनाने में हेल्प करता है। क्लियर, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। और ये जो आपको इपिडिडिमिस है इसमें मैच्योरेशन होता है। ठीक है, जो आपका यहाँ से लेडिक सेल से और जो सर्टोली सेल से जो आपके स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, तो उसको मैच्योरेशन कहाँ पर होता है? तो इसका मैच्योरेशन होता है इपिडिडिमिस में। क्लियर हुआ इतना पॉइंट्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम अब देखते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, ये आपका टेस्टिस है। ठीक है, मेल में 2 पेयर में होता है आपको, मतलब पेयर में होता है मेल में टेस्टिस, और इसी टेस्टिस के अंदर में एक सर्टोली सेल होता है जिसका काम होता है स्पर्म बनाना, और इसमें क्या होता है? एक लेडिक सेल होता है जिसका काम क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का प्रोडक्शन करना। ठीक है, और इन पे सबका कंट्रोल होता है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड्स का। ठीक है, ये सब तो मास्टर ग्लैंड है आपके, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड्स ये मास्टर ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस सुपर मास्टर ग्लैंड है वो आपका। ठीक है, ये सब हार्मोन्स की एक्टिविटी को हमारे बॉडी में कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ द सेक्स हार्मोन्स इन द ह्यूमन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपसे फिर पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ग्लैंड है जो आपके सेक्स ऑर्गन्स को क्या करता है? उनके डेवलपमेंट में काफी हेल्प करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड मतलब प्यूटरी ग्लैंड। प्यूटरी ग्लैंड से क्या रिलीज होता है? आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, जो फीमेल्स के ओवरी में फॉलिकल्स एग बनाने में हेल्प करता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स जो आगे चल के आपका कार्पस ल्यूटियम वगैरह बनाने में हेल्प करता है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स को रिलीज होने में हेल्प करता है। टेस्टोस्टेरोन को रिलीज होने में हेल्प करता है। तो ये सब किसका काम होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड्स का। पिट्यूटरी ग्लैंड्स में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर हो गया? देखिए एक बार मैं हार्मोन्स को बता देता हूँ। एक सीक्वेंस बहुत अच्छा दिया गया है इस डायग्राम में। यहाँ पर देखिए आपका हाइपोथैलेमस जो कि ब्रेन में प्रेजेंट होता है। उसके बाद क्या प्रेजेंट होता है? जस्ट नीचे एक पीक मटर के दाने के समान होता है, पी शेप का आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके बाद नेक रीजन पे हमारा थायराइड ग्लैंड, और इसी के जस्ट पीछे होता है पैराथायराइड ग्लैंड, और यहाँ पर एक सेंट्रल पे क्या होता है? आपका पिनियल ग्लैंड भी प्रेजेंट होता है। उसके बाद चेस्ट में होता है आपका थाइमस ग्लैंड। हमारे चेस्ट में क्या प्रेजेंट होता है? थाइमस ग्लैंड। उसके बाद पेंक्रियास जो कि इंसुलिन हार्मोन रिलीज करेगा। उसके किडनी के ऊपर में क्या प्रेजेंट होता है? आपका एड्रिनल ग्लैंड। और यहाँ पर देखिए फीमेल की बात करूँ तो फीमेल में ओवरी होता है, और मेल में बात करें तो टेस्टिस होता है। इसमें टेस्टोस्टेरोन रिलीज होगा, स्पर्म रिलीज होगा, ओवरी से ओवम रिलीज होगा, और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ये जो हार्मोन्स है ये आपके फीमेल से रिलीज होते हैं। तो इन सबको बनने में मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओव्यूलेशन, ये सब चीज को कंट्रोल कौन करता है? आपका मास्टर ग्लैंड जो है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो आपके फीमेल्स में जो पर मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल चलते हैं, इनमें इनको रेगुलेट करने का भी काम भी आपका कहीं ना कहीं पर पिट्यूटरी ग्लैंड करता है, क्योंकि इन्हीं का काम होता है हार्मोन्स के लेवल को रेगुलेट करना। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम तो देखते हैं। इन वेस्कोटॉमी द कट पार्ट ऑफ द वेस्कोटॉमी। तो वेस्कोटॉमी जो कि एमपी फार्मासिस्ट में क्वेश्चन पूछा गया, तो वेस्कोटॉमी मतलब किसको कट कर दिया जाता है? वास्ट डिफरेंस को कट कर दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डियर? आपका वास्ट डिफरेंस। जैसे देखिए ये आपका टेस्टिस मान के चलिए, यदि मैं मेल की बात करूं, ये आपका टेस्टिस है, और टेस्टिस में क्या बनता है? यहीं पर आपका स्पर्म बनेगा, और यहीं पर क्या बनता है? आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स बनेगा। ठीक है, जो कि आपका मेल का सेक्सुअल हार्मोन्स होता है। अब यहाँ पर से मैं बना देता हूँ एक, इस तरीके से मैं एक तो पेनिस बना दिया। ठीक है, मेल में एक तो
पेनिस का साइज बना देता हूँ। तो यहाँ पर से जो स्पर्म है, तो स्पर्म को इस पेनिस तक ले जाने का काम कौन करता है? स्पर्म में पेनिस तक स्पर्म को ले जाने का काम करता है आपका वास डिफरेंस। ठीक है, एक आपका ट्यूब है जो स्पर्म को पेनिस तक ले जाने का काम करता है। इतना पॉइंट क्लियर हुआ। तो जो वैस्कोटॉमी किया जाता है आपको, ठीक है, क्या पूछ रहे हैं आपका? वैस्कोटॉमी। तो इस वैस्कोटॉमी में इसी वाल डिफरेंस को क्या कर जाता है, यहीं पर इसको सर्जिकल के थ्रू, सर्जरी प्रोसेस के थ्रू सील कर दिया जाता है, ताकि स्पर्म आपका यहाँ ना पहुंच पाए, पेनिस में ना पहुंच पाए, जिसके वजह से क्या होगा, पेनिस तक नहीं जाएगा तो आगे चल के प्रेगनेंसी आगे प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगा। मतलब फीमेल्स के लिए मैं बात करूं तो ये आपका एक प्रोटेक्शन पर्पस के लिए इनको यूज किया जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? वैस्कोटॉमी मतलब इसके बाद कभी भी फिर उसका बच्चा नहीं हो सकता है, क्योंकि स्पर्म ही नहीं जाएगा, पेनिस में स्पर्म नहीं रहेगा तो फीमेल में के यूट्रस में भी नहीं जा पाएगा आपका जो स्पर्म है, आगे चल के आपका फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं हो पाएगा और बच्चा नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वैस्कोटॉमी, मतलब पुरुष नसबंदी, यदि मैं हिंदी में बात करूं तो। क्लियर हुआ? तो इस पाइप को बंद कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है। क्लियर हुआ? तो इसी का नाम है वास डिफरेंस, मतलब टॉमी मतलब कट कर देना और वास मतलब इस वास डिफरेंस को। अब कभी नहीं भूलोगे इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं आपका। ठीक है, वैस्कोटॉमी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप डायग्राम में सकता हो, ये आपका टेस्टिस है और ये आपका वो ट्यूब है। ठीक है, तो इसी ट्यूब को ब्लॉक कर दिया जाता है ऑपरेशन के थ्रू। द ट्यूब दैट कैरी द स्पर्म आउट ऑफ द टेस्टिस इज द, ठीक है, सेम क्वेश्चन आपसे फिर पूछ दिया। आपसे क्या पूछ रहा है? द ट्यूब दैट कैरी द स्पर्म आउट ऑफ द टेस्टिस, मतलब टेस्टिस का काम क्या होता है? स्पर्म को बनाना। तो उससे बाहर लाने का काम कौन करता है? पेनिस तक ले जाने का काम कौन करता है? आपका वास डिफरेंस। ठीक है, तो वास डिफरेंस क्या करता है? ये आपके स्पर्म को टेस्टिस से पेनिस तक ले जाने का काम करता है। इतना पॉइंट क्लियर हुआ? तो इसी को तो ब्लॉक कर दिया जाता है। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट पॉइंट्स को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, द हार्मोन सीक्रेटेड बाय द एंटेरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। अब आपसे पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड कौन कौन से यहाँ पर आपको हार्मोन्स दिख रहे हैं, स्पेशली मैं बात करूँ उसके एंटीरियर वाले पार्ट्स। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन जो होता है ये आपका एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होता है। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स आपके हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं। और एक पॉइंट स्पेशली आपको नोट करना है, बहुत ही एक ट्रिक जैसे आपको याद रखना है, जहां पर भी रिलीजिंग वर्ड आ जाएगा, ठीक है, रिलीजिंग हार्मोन जहां पर भी आएगा तो समझ लेना ये हार्मोन्स कहां से रिलीज हो रहा है? आपके हाइपोथैलेमस से। ये पॉइंट्स को आपको नोट करना है कि जहां पर भी रिलीजिंग वर्ड आएगा हार्मोन्स के नाम से पहले, मतलब वो हार्मोन्स कहां से रिलीज हो रहा है? आपके हाइपोथैलेमस में। और जहां पर भी आपका स्टिमुलेटिंग वर्ड आ रहा है, स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ये वाला वर्ड जहां पर भी आएगा तो समझ लेना वो हार्मोन्स कहां से रिलीज हो रहा है? ये हार्मोन्स आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हो रहा है। ये दोनों पॉइंट्स को आप एक ट्रिक के जैसे याद रखो, पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हो रहा है। क्लियर? और जहां पर भी आपको इस तरीके से लास्ट में कॉर्टिकॉइड वगैरह जहां भी दिखे, कॉर्टिकॉइड ये वर्ड जहां पर भी दिखो तो समझ लेना ये आपका जो हार्मोन्स, इस तरीके का हार्मोन्स, वो एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज हो रहा है। वो कहां से रिलीज होता है? एड्रिनल ग्लैंड से। तो तीनों पॉइंट्स को आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, जहां पर भी कॉर्टिकॉइड्स या स्टेरॉइड्स वाला की चीजें आएंगी तो समझ लेना वो एड्रिनल ग्लैंड से रिलेटेड होगा, उसके हार्मोन से रिलेटेड होगा। जहां पर भी रिलीजिंग हार्मोन्स आएगा तो समझ लेना वो हार्मोन्स आपके हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहा होगा। और जहां पर भी स्टिमुलेटिंग वर्ड आएगा, ठीक है, तो समझ लेना आपका ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड हार्मोन्स है। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करता हूं आपका, इसके मैं एग्जांपल के पहले मैं बात कर देता हूं आपका, ठीक है, टीएसएच। इसके एग्जांपल की मैं बात कर देता हूं टीएसएच। टीएसएच मतलब क्या होता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। क्या हो गया? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। तो ये इसमें क्या लिख रहा है? थायराइड स्टिमुलेटिंग आ गया, मतलब ये कहां से रिलीज होगा? आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हो जाएगा। रिलीजिंग की मैं बात करूं आपका थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स, तो ये हार्मोन्स कहां से रिलीज हो रहा होगा? आपका तो ये वाला हार्मोन्स कहां से रिलीज होता है? आपके हाइपोथैलेमस से। इतना पॉइंट क्लियर हुआ? अब चलिए मैच कीजिए। देखिए इतना पॉइंट आपको क्लियर हो गया तो ये तो बहुत ही सिंपल हो गया फिर आपके लिए क्वेश्चन जो है। अब बताइए इसका करेक्ट आंसर फिर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ग्रोथ हार्मोन्स। ठीक है, रिलीजिंग होगा ये तो नहीं होगा, ये तो हाइपोथैलेमस का है, ये तो हाइपोथैलेमस का है, ये तो एड्रिनल ग्लैंड का हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ग्रोथ हार्मोन्स। और देखिए एग्जांपल में और भी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए ये जितने भी हार्मोन्स हैं आपका, इसको नाम को देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? स्टिमुलेटिंग।
यहाँ पर क्या लिखा हुआ है स्टिमुलेटिंग, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है स्टिमुलेटिंग। तो जहाँ जहाँ पर स्टिमुलेटिंग वर्ड जुड़ा है मतलब समझ लेना आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड है। क्लियर हुआ इतना पॉइंट। तो ये जो हार्मोन्स होते हैं आपके ग्रोथ हार्मोन्स, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, एफएचएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ठीक है। तो ये जो आपके हार्मोन्स होते हैं मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ये जो हार्मोन्स होते हैं वो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के मतलब एंटीरियर मतलब सामने वाले पार्ट से रिलीज होते हैं। और ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी आईएमपी है यहाँ पर, क्योंकि पोस्टीरियर पार्ट से आप ओनली 2 हार्मोन्स आपके रिलीज होते हैं जो मेनी टाइम आपके एग्जाम में पूछता है। एक होता है आपका एंटी डायरेटिक हार्मोन्स और इसी का दूसरा नाम है वेसोप्रेसिन हार्मोन्स। इसको बहुत अच्छे से याद कर लो, ठीक है, कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से आपके 2 हार्मोन्स रिलीज होते हैं। एक का नाम क्या है एंटी डायरेटिक हार्मोन्स, इसी को बोलते हैं वेसोप्रेसिन, और दूसरा होता है ऑक्सीटोसिन। और यही ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन्स है ये आपके डिलीवरी में हेल्प करता है। एक तो मिल्क के इजेक्शन में हेल्प करता है आफ्टर चाइल्ड बर्थ, और डिलीवरी के टाइम यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का। एंटी डायरेटिक हार्मोन्स या इसी को बोलते हैं वेसोप्रेसिन हार्मोन्स, और यदि इसकी कमी हो जाए, इसका लेवल यदि कम हो जाए तो क्या हो जाएगा डायबिटीज। कई बार एग्जाम में पूछा गया है डायबिटीज इंसिपिटस। डायबिटीज इंसिपिटस मतलब पॉलीयूरिया। क्या होता है पॉलीयूरिया, पॉलीयूरिन बोल सकते हो। पॉलीयूरिन मतलब बहुत ज्यादा यूरिन का फॉर्मेशन होगा। तो डायबिटीज मेलिटस और डायबिटीज इंसिपिटस दोनों अलग चीजें हैं, एग्जाम में पूछता है डायबिटीज मेलिटस, ठीक है। डायबिटीज मेलिटस जिसको शुगर का हम लोग डिजीज बोलते हैं, ये किसके वजह से होता है, ये इंसुलिन हार्मोन्स की डिफिशियंसी के वजह से होता है। और सेकंड क्वेश्चन मेनी टाइम आया हुआ क्वेश्चन है कि आपका डायबिटीज इंसिपिटस किसको बोलते हैं, तो डायबिटीज इंसिपिटस अकर ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ द एंटी डायरेटिक हार्मोन्स, या फिर ऑप्शन में रहेगा वेसोप्रेसिन। तो वेसोप्रेसिन और एंटी डायरेटिक हार्मोन्स की डिफिशियंसी की वजह से डायबिटीज इंसिपिटस, या फिर जिसकी वजह से इसका प्रॉब्लम क्या होता है पॉलीयूरिया, मतलब बहुत ज्यादा यूरिन का फॉर्मेशन होता है बॉडी में, यूरिन का मतलब वाटर को लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करते हैं। चलिए नेक्स्ट, द प्रोसीजर ऑफ द रिमूविंग ऑफ द ओवरी इज कॉल्ड, ठीक है। कई बार क्या होता है फीमेल्स में ओवरियन कैंसर हो जाता है या फिर ओवरी में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है, तो इसको कट करके ऑपरेशन के थ्रू इसको रिमूव किया जाता है। तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, आपसे यही क्वेश्चन तो पूछ रहा है। वेस्कोटॉमी तो सबको पता चल गया, वेस्कोटॉमी मतलब वास्ट डिफरेंस को कट किया जाता है, जो कि आपका मेल में होता है, जिसको पुरुष नसबंदी बोला जाता है, ठीक है। तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ओवरी को निकालना स्पेशली इसको बोलते हैं उफ्रोरेक्टोटॉमी बोला जाता है, ठीक है। इसको एक टर्मिनोलॉजी दिया गया, ठीक है, टर्म है आपको, इसको आपको डायरेक्ट याद ही रखना पड़ेगा कि किसी फीमेल्स में यदि उसके ओवरी को रिमूव कर जाता है तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, आपका उफ्रोरेक्टोटॉमी बोलते हैं। क्लियर हो गया। एक होता है आपका, आगे चल के मैं बताऊंगा, आपका ट्यूबेकोटॉमी, जिसमें उसके फॉलिकल ट्यूबल्स को ब्लॉक कर दिया जाता है, ठीक है। आगे हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे जो फीमेल से रिलेटेड होगा। क्लियर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। इस तरीके के टर्मिनोलॉजी को आपको देखिए सर्जिकल प्रोसेस के थ्रू आपका उसको रिमूव किया जाता है और इसको एक टर्म दिया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इन केस ऑफ द टेस्ट ट्यूब, ठीक है, आपका आ गया टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। रेलवे फार्मासिस्ट में क्वेश्चन आया था टेस्ट ट्यूब बेबी, काफी फेमस है टेस्ट ट्यूब बेबी जो है, ठीक है। तो देखिए पहला चीज क्या बता रहा है आपका, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड द टेस्ट ट्यूब, नहीं, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, द डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक प्लेस इनसाइड द टेस्ट ट्यूब, ये भी गलत है। टेस्ट ट्यूब के अंदर में सिर्फ फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, बेबी का डेवलपमेंट नहीं होगा। फिर यहाँ पर देखें फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस आउटसाइड ऑफ द मदर, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट होगा। वैसे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कहाँ पर होता है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस फीमेल के आपके फॉलोपियन ट्यूब में होगा, बट कई वजह से यदि किसी फीमेल्स में कुछ प्रॉब्लम आ गया, जब उसके उस फॉलोपियन ट्यूब में स्पर्म और आपस में फर्टिलाइज नहीं हो पाते हैं, तो उस कंडीशन में उनको टेस्ट ट्यूब बेबी लेना पड़ता है। मतलब टेस्ट ट्यूब में क्या किया जाता है, टेस्ट ट्यूब में ही आपका फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है कि फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस आउटसाइड द मदर, मदर के यूट्रस में, मतलब मदर के फॉलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन ना होकर बाहर फर्टिलाइजेशन होता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आपका टेस्ट ट्यूब बेबी, या फिर इन्वर्टिव फर्टिलाइजेशन आईवीएफ बोलते हैं, आईवीएफ। ये नाम आपने सुना होगा, एक मूवी भी आया हुआ था आपका गुड न्यूज करके, ठीक है, उसमें आईवीएफ के बारे में बताया था, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसमें आपका एक टेस्ट ट्यूब से, टेस्ट ट्यूब में क्या किया जाता है, फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। क्लियर हुआ इतना पॉइंट। ये तो बिल्कुल करेक्ट, अनकरेक्ट हो गया। अनफर्टिलाइज एग तो कभी भी बच्चा पैदा नहीं कर सकता, ठीक, इससे तो कभी भी बेबी एग डेवलप नहीं हो पाएगा अनफर्टिलाइज एग से। तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है, तो ये वाला बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। चलिए
नेक्स्ट थोड़ा सा मैं आपको एक प्रोसेस इसका बता देता हूँ। देखिए किस तरीके का आपका प्रोसेस देखने को मिलता है। जैसे मैं आपका एक डायग्राम बना दूं, ये आपका यूट्रस है, ये आपका क्या है, ये आपका यूट्रस है, बच्चादानी है समझ लीजिए, ठीक है। तो आपका और यहाँ पर होता है आपका, ये आपका दो मैं क्या बना देता हूँ यहाँ पर ओवरी, ये आपका ओवरी है, ओवरी। और इस ओवरी में क्या होता है, ओवम, एग बनता है। ओवरी में ओवम बनेगा या फिर इसमें एग बनेगा, ठीक है। अब यहाँ से ट्रेवल करते हुए कौन आएगा, स्पर्म। यहाँ से आपका ट्रेवल करते हुए आएगा स्पर्म, यहाँ से ट्रेवल करते कौन आएगा, स्पर्म। और स्पर्म और ओवम यहाँ पर रहेगा, ठीक है। ओवम की इसको बोलते हैं फॉलोपियन ट्यूब, इसको क्या बोलते हैं, इसको टर्म दिया जाता है फॉलोपियन ट्यूब। यह है आपका फैलोपियन ट्यूब। और इसी फैलोपियन ट्यूब में ही आपका स्पर्म, ये आपका स्पर्म है, ये आपका ओवम है, ये आपका ओवम है। और इसमें क्या मिल जाएगा, स्पर्म। स्पर्म और ओवम जब आपस में मिलेंगे तो इस एग को क्या कर देगा, फर्टिलाइज कर देगा। और फिर क्या बनेगा आपका जाइगोट बनेगा। क्या बनता है, जाइगोट। और ये जो जाइगोट है आपका, ठीक है, ये जो आपका जाइगोट है, और फिर ये जाइगोट आपका यहाँ पर आ जाएगा बच्चादानी में, ठीक है, यूट्रस पे आ जाएगा। और यहाँ पर वो क्या बन जाएगा, बेबी बनेगा, जिसको हम लोग इम्ब्रियो बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इम्ब्रियो। इतना पॉइंट क्लियर हुआ। तो जो आपका वेस्कोटॉमी जो किया, जब ट्यूबेकोटॉमी जो किया जाता है, ठीक है, तो इसी ट्यूब को ब्लॉक कर दिया जाता है, ठीक है। ट्यूबेकोटॉमी मतलब इस ट्यूब को ब्लॉक कर देना, तो ट्यूबेकोटॉमी बोला जाता है इसको, ठीक है। और इनवर्टी और आईवीएफ की जरूरत क्यों पड़ती है, कई ऐसे फीमेल्स होते हैं जिनमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं प्रेगनेंसी को लेकर, उनमें जो ये फैलोपियन ट्यूब है, इस फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म और ओवम आपस में फर्टिलाइज नहीं कर पाते हैं। तो यही प्रोसेस को हम लोग किसमें, जो ये वाला जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आईवीएफ के थ्रू, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के थ्रू एक टेस्ट ट्यूब में ही क्या किया जाता है, टेस्ट ट्यूब में ही आपका स्पर्म और ओवम को क्या किया जाता है, फर्टिलाइज किया जाता है, फर्टिलाइज। और फर्टिलाइज करने के बाद इसको फिर किस में डाल दिया जाता है, उस फीमेल के यूट्रस में डाल दिया जाता है। यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप गुड न्यूज मूवी देखिए, उसमें बहुत अच्छे से आईवीएफ प्रोसेस के बारे में बताया गया, ठीक है। मतलब टेस्ट ट्यूब में क्या किया जाता है, फर्टिलाइज किया जाता है। और फर्टिलाइज करने के बाद मतलब बच्चा इसमें डेवलप नहीं होता टेस्ट ट्यूब में, बच्चा डेवलप होता है यूट्रस पे, ठीक है। मतलब यहाँ से फर्टिलाइज करेंगे और फिर उस बच्चे को किस में डाल दिया जाता है, किस में इम्प्लांट कर दिया जाता है, उसके यूट्रस में। और इस यूट्रस में ही क्या होता है, 9 मंथ के लिए बच्चा सरवाइव करता है। फिर 9 मंथ के बाद उसकी डिलीवरी हो जाती है। कई बार किसी फीमेल में ये भी प्रॉब्लम होता है कि उसका जो यूट्रस है, उसका जो बच्चादानी है, उसमें भी बच्चा कंसीव नहीं कर सकता 9 मंथ के लिए। फिर उस कंडीशन में एक सरोगेट मदर का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। मतलब इसमें टेस्ट ट्यूब से तो फर्टिलाइज कराएंगे, उसके बाद उस बच्चे को डेवलप, जैसे इस फीमेल के में यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, मतलब वो बच्चे को कंसीव नहीं कर सकते, फिर यहाँ पर एक सरोगेसी का एक कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। मतलब उसको किराए की मदर बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप याद रखो, सरोगेट मदर। तो इसको एक सरोगेट मदर को हायर किया जाता है ताकि वो उसके यहाँ पर जो स्पर्म है, जाइगोट है, इसको क्या करेगा, 9 मंथ के लिए अपने यूट्रस में उसको क्या करे, डेवलप करे। क्लियर हुआ इतना पॉइंट्स। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्लियर हो गया, चलिए नेक्स्ट। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स इज द सीक्रेटेड बाय। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। अब तो आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपका हार्मोन रिलेटेड। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। और स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स कहाँ से रिलीज होता है आपका, ये रिलीज होता है आपका एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या बोल रहा है, ठीक है, टर्मिनोलॉजी को समझे, स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स बोल रहा है, ठीक है। क्लियर हुआ, चलिए। रिलीजिंग बोलता तो हाइपोथैलेमस हो जाता है। पोस्टीरियर सिर्फ 2 ही हार्मोन्स होता है, एक वेसोप्रोसिन हार्मोन जिसको एंटी डायरेटिक हार्मोन बोलते हैं, दूसरा क्या होता है, पहला होता है आपका वेसोप्रोसिन हार्मोन, ठीक है, जिसको एंटी डायरेटिक हार्मोन बोलते हैं। और दूसरा किसको बोला जाता है, दूसरा हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन, जो कि आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। इन दोनों हार्मोन्स को छोड़ के बाकी जितने भी हार्मोन्स होंगे वो सब आपके इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने वाले हार्मोन्स है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब डील करते हैं। नेक्स्ट, मेलाटोनिन इज द सीक्रेटेड बाय। तो मेलाटोनिन हार्मोन्स है, इसका काम क्या होता है, इस हार्मोन्स का, ये आपके स्लीपिंग पैटर्न को रेगुलेट करने का काम करता है। हम लोग का सोने का टाइम, ठीक है, जगने का टाइम, इन सब को रेगुलेट कौन करता है, आपका मेलाटोनिन हार्मोन्स। तो ये कहाँ से रिलीज होता है, तो ये आपका रिलीज होता है पीनियल ग्लैंड से। ये कहाँ से रिलीज होता है, पीनियल ग्लैंड। तो इसका बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मेलाटोनिन हार्मोन्स। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछता है, इसका काम क्या होता है, ये आपके स्लीपिंग पैटर्न को रेगुलेट करता है, स्लीपिंग
पैटर्न को रेगुलेट करने का काम करता है। ठीक है, नींद जो आ रहा है आपको, जितने टाइम आप जग रहे हो, मतलब जो बायोलॉजिकल क्लॉक होता है ना आपके माइंड पे, जैसे आपको कल दिल्ली जाना है, आपका कल सुबह 5 बजे का आपका ट्रेन है, तो देखना 4:30 बजे आपका नींद क्या हो जाएगा। ठीक है, 4:30 बजे आप जग जाओगे बिना अलार्म का। मतलब ये बात किस में फिट हो गया है आपका, ये बात फिट हो गया है आपके पिनियल ग्लैंड में। तुरंत ही पिनियल ग्लैंड आपका मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज करा देगा, जिसके वजह से क्या हो जाएगा, आप जल्दी उठ जाओगे। ठीक है, मतलब अलार्म से पहले ही आप जग जाओगे। सोने का टाइम भी वही होता है, जैसे माइंड पे सेट है कि 10 बजे खाना खाने के बाद 11 बजे आपका सोने का टाइम है, तो 11 जैसे बजेगा तुरंत ही आपको नींद आने वाली फीलिंग आ जाएगी। तो ये सब चीजें आपका बायोलॉजिकल क्लॉक का क्या है, सेट है आपके माइंड पे। तो इसको रेगुलेट कौन करता है, आपका मेलाटोनिन हार्मोन। और ये बच्चों में काफी ज्यादा एक्टिव होता है। देखना छोटा सा बच्चे को देखना, सो जा मुन्ना सो जा करके 2-4 बार ऐसा करती है उसकी मम्मी, उसके बाद उसको क्या आ जाता है, नींद आ जाता है। क्योंकि पिनियल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है, यहाँ पर, जो महादेव जी का है ना, हमारे भोले बाबा का जो क्या बोलते हैं उसको, त्रिनेत्र। ठीक है, तीसरी आंखें जो रहती हैं, सेम यहाँ पर होता है हमारा पिनियल ग्लैंड। और मम्मी जो होती है अपने बेबी को इस तरीके से 2-4 बार लोरी सुना के सो जा मुन्ना सो जा बोलती है, तो बच्चा का तुरंत ही पिनियल ग्लैंड एक्टिवेट हो जाता है और बच्चे को तुरंत नींद आ जाता है। क्लियर हुआ इतना पॉइंट्स। चलिए नेक्स्ट, द ग्लैंड विच इज द रिलेशन टू द बॉडी साइज इज द लार्जेस्ट एट द बर्थ एंड देन ग्रेजुअली श्रिंक आफ्टर प्यूबर्टी इज। ये आपका आरआरबी का क्वेश्चन है कि ऐसा ग्लैंड का नाम बताओ जो बचपन में जब चाइल्डहुड थे, ठीक है, तो इसका साइज थोड़ा बड़ा था, लेकिन जैसे जैसे उसका साइज बढ़ता है उस बेबी का, तो इसका साइज श्रिंक होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे वो प्यूबर्टी एज में आता है, मतलब 12, 13, 4 या 15 साल मान के चलो, आपके प्यूबर्टी एज की मैं बात करूं, तो आने के बाद जब एक मैच्योरिटी आती है उस बच्चे में, तो इसका साइज छोटा होना स्टार्ट हो जाता है। और इस ग्लैंड का नाम होता है आपका थाइमस ग्लैंड। ठीक है, उस ग्लैंड का नाम क्या है, थाइमस ग्लैंड। और इसी थाइमस ग्लैंड में क्या रिलीज होता है, इस थाइमस ग्लैंड में आपका WBC या फिर इसको बोलते हैं, किसका प्रोडक्शन होता है, लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन होता है। लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि आपके थाइमस ग्लैंड में, और कब तक एक्टिव होता है, एक्टिव होता है ये आपका 15 ईयर तक। ठीक है, 15 ईयर तक। जब हम बच्चे थे तो देखना, जो छोटा बच्चा है वो मिट्टी खा लेगा, गर्मी के टाइम पे कहीं भी खेलने चला गया, इतने तेज धूप में भी खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, कहीं कभी पानी पी रहा है, उसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। क्यों, क्योंकि उसके बॉडी में अभी ये थाइमस ग्लैंड यहाँ प्रेजेंट होता है चेस्ट में, तो उसके बॉडी में चेस्ट ग्लैंड क्या कर रहा है, मतलब चेस्ट ग्लैंड में क्या प्रेजेंट है, चेस्ट में उसका थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट है। और ये थाइमस ग्लैंड 15 साल तक, 15 ईयर्स तक काफी एक्टिव होता है, और वो बहुत ज्यादा क्या बनाता है, लिम्फोसाइट बनाता है। ठीक है, और लिम्फोसाइट बनाने की वजह से उसको कभी भी क्या है, कितना भी गर्मी में कहीं पर भी खेल कूद रहा है, उसको कोई दिक्कत वाले बच्चे नहीं होते। आपने भी देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं वो जनरली उनको कभी भी किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। प्रॉब्लम किसको होता है, जैसे हम अडल्ट एज पे आते हैं तो इसका साइज कम होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और बुढ़ापे आते आते तो इसका साइज बहुत ही कम हो जाता है। इसलिए जो आपके ओल्ड एज के पेशेंट, ओल्ड एज में बहुत ज़्यादा डिजीज वगैरह होती हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, और अडल्ट एज में भी इवन ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। यदि हम इस एज पे बाहर जाके इस गर्मी में खेलना कूदना स्टार्ट कर दें तो हम बीमार पड़ सकते हैं, लेकिन बच्चे को ये प्रॉब्लम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि उनका थाइमस ग्लैंड एक्टिव है, जो कि लिम्फोसाइट बना रहा है। और यही क्वेश्चन आपसे पूछ दिया था रेलवे फार्मा सिस्टम में। ठीक है, कि ऐसा ग्लैंड का नाम बताओ जो कि बॉडी साइज लार्ज एट द बर्थ, मतलब बर्थ के टाइम इसका साइज बहुत लार्ज रहेगा। ठीक है, जैसे जैसे आपका एज बढ़ते जाएगा तो ग्रेजुअली धीरे धीरे ये श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएगा, और आफ्टर प्यूबर्टी के बाद तो ये थोड़ा इसकी एक्टिविटी कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो थाइमस ग्लैंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। कैल्सिटोनिन इज द सीक्रेटेड बाय, कैल्सिटोनिन किसको सीक्रेट करता है, जल्दी से बताएंगे क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर होता है आपका थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड में आपका T3, T4 थायरोक्सिन हार्मोन्स, ठीक है, इसको तो रिलीज करेगा ही, थायराइड हार्मोन्स तो रिलीज करता है थायराइड हार्मोन्स आपका थायराइड ग्लैंड। साथ ही साथ आपका कैल्सिटोनिन हार्मोन भी रिलीज करता है, जो कैल्शियम के लेवल को ब्लड में रेगुलेट करने का काम करता है। जैसे किसी के ब्लड में कैल्शियम का बहुत ज़्यादा लेवल हो गया तो इसको कम करने के लिए क्या होता है, कैल्सिटोनिन हार्मोन्स। ठीक है, और यदि लेवल ब्लड में कम हो गया तो आपका पैराथायराइड हार्मोन्स एक्टिव होता है। इसका मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट जो है। ये आपके ब्लड में, जैसे ब्लड में कैल्शियम का लेवल यदि इंक्रीज है, कैल्शियम का लेवल इंक्रीज है, ठीक है, तो इसको कम करने के लिए कौन सा हार्मोन एक्टिवेट हो जाएगा, कैल्सिटोनिन हार्मोन। ठीक है, इसको कम करने के लिए कैल्सिटोनिन हार्मोन आ जाएगा। दूसरा कंडीशन में लिख रहा हूं, यदि ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम है तो इसको फिर से इंक्रीज कराने के लिए कौन सा हार्मोन होता है, पीटीएच। पीटीएच मतलब होता है पैराथायराइड हार्मोन्स, पैराथायराइड हार्मोन्स।
और ये हार्मोन्स कौन रिलीज करता है? आपका पैराथायराइड ग्लैंड। ये हार्मोन रिलीज करता है पैराथायराइड ग्लैंड। इतना पॉइंट क्लियर हुआ सबको? ये दोनों क्या करते हैं? ब्लड में कैल्शियम को लेवल को रेगुलेट करते हैं ये दोनों, ठीक है। तो ये आपका थायराइड ग्लैंड से कौन रिलीज होता है? कैल्सिटोनिन हार्मोन। जब ब्लड में काफ़ी ज़्यादा कैल्शियम होता है, नॉर्मल से भी ज़्यादा, तो इसको रेगुलेट करने के लिए आपका कैल्सिटोनिन। और जब ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम होता है तो आपका पैराथायराइड ग्लैंड क्या रिलीज कर देगा? पीटीएच। तो इस तरीके से हमारे ब्लड में कैल्शियम का लेवल रेगुलेट होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्मोन सीक्रेटेड फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, दो ही हार्मोन्स होते हैं जो आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। पोस्टीरियर मतलब पीछे की साइड, एंटीरियर मतलब सामने की साइड। क्लियर? तो पोस्टीरियर से दो ही हार्मोन्स होता है। प्रोलैक्टिन नहीं, ये तो सामने की तरफ से होगा, एंटीरियर से होगा। ट्रॉपिक हार्मोन ये भी नहीं हो जाएगा। वेसोप्रोसिन, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? वेसोप्रोसिन, जिसका दूसरा नाम क्या है? एंटी डायरेटिक हार्मोन्स। इसी की कमी होने से क्या होता है? आपका डायबिटीज इंसिपिटस। ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, ठीक है। ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रोसिन हार्मोन ही आपका क्या होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। बाकी इंटीरियर की बात करें तो ग्रोथ हार्मोन, स्टिमुलेटिंग थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, जो आपके थायराइड ग्लैंड को थायराइड हार्मोन्स बनाने के लिए स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, और आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन जो कि मिल्क का प्रोडक्शन करेगा फीमेल्स में, और एक आपका मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि मेलानोसाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। चलिए नेक्स्ट, सीमेन कंटेंट। देखिए स्पर्म और सीमेन में डिफरेंस होता है, ठीक है। जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस का जो सर्टोली सेल है वो आपका स्पर्म बनाने में हेल्प करता है। तो स्पर्म तो बन गया, लेकिन स्पर्म को न्यूट्रिशन देने का काम कौन करता है? या फिर उसको प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या होता है? उस स्पर्म को क्या देता है? आपको उसमें प्रोस्टेटिक फ्लूइड मिला देगा, जिससे उस स्पर्म को क्या मिलता है? आपका उस स्पर्म को एक एनर्जी मिलेगा ताकि वो आगे चल के ट्रेवल कर पाए, क्योंकि स्पर्म को ही क्या करना पड़ता है? ट्रेवल करना पड़ता है, ठीक है। वही तो आगे चल के जाएगा। ओवम कुछ नहीं करता, ओवम आराम करता है। ओवम जहां पर रिलीज होता है वहीं पर आपका, ठीक है, ओवम इंतजार करता है। एग क्या करता है? इंतजार करता है। किसका वेट करता है? स्पर्म का वेट करता है। और स्पर्म जाता है और स्पर्म जाके उसको फर्टिलाइज करता है। तो भैया स्पर्म को जाने के लिए क्या चाहिए? उसको एनर्जी चाहिए। तो उसको एनर्जी कौन देगा? आपको उसको एनर्जी किस फॉर्म में मिलेगा? फ्रुक्टोज के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। तो इसका फ्रुक्टोज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दो चीज देखिए, एक होता है टेस्टिस। इस टेस्टिस से क्या बना? स्पर्म बना। टेस्टिस से क्या बना? स्पर्म। और स्पर्म और सीमेन में क्या डिफरेंस है? जब इसी स्पर्म में जब इसमें क्या क्या मिला दिया जाता है? इसमें सिट्रिक एसिड मिला दो, कुछ अमीनो एसिड डाल दो, फ्रुक्टोज डाल दो, कुछ एंजाइम डाल दो, और प्रोस्टेटिक ग्लैंड, ठीक है, और जिंक वगैरह, ये सब कुछ न्यूट्रिएंट्स इसमें डाल दो, तब फिर उसको सीमन, इसको स्पर्म नहीं बोल के उसको क्या बोला जाता है? सीमेन। अब ये तैयार है आगे ट्रेवल करने के लिए। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये आपका क्या है? तैयार हो चुका है। इस पे क्या मिल गया? इसको फ्रुक्टोज मतलब क्या है? कार्बोहाइड्रेट। इसको एनर्जी मिल गया। अब ये क्या करेगा? अब ये आपका ट्रेवल करने के लिए तैयार है, ठीक है। मतलब एग को फर्टिलाइज करने के लिए तैयार हो गया। क्लियर? तो स्पर्म किसको बोलेंगे? जैसे टेस्टिस से बनता है उसको स्पर्म बोलेंगे, और उस स्पर्म में कुछ न्यूट्रिएंट वगैरह चीजें इसमें डाल दिया जाता है, फिर इसको हम लोग सीमेन बोलेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट को अब देखते हैं। Which of the following are the common symptoms of the hypothyroidism? हाइपोथायराइडिज्म मतलब थायराइड ग्लैंड जब सही तरीके से नॉर्मल अमाउंट में थायराइड हार्मोन्स को रिलीज नहीं करता है, उसको बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म। तो हाइपोथायराइडिज्म में क्या क्या सिम्टम्स, क्या क्या लक्षण दिखाई देगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। चलिए तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हाइपोरिफ्लेक्सिया भी होता है, ठीक है। स्केलेटल मसल में काफी ज्यादा वीकनेस आता है, सही तरीके से स्केलेटल मसल आपका रिस्पांस नहीं कर पाता है, रिफ्लेक्स एक्शन नहीं दे पाता है, ठीक है। मतलब सही तरीके से इसमें रिफ्लेक्स एक्टिविटी देखने को नहीं मिलता है, रिस्पांस नहीं देखने को मिलता है। वेट गेन, वेट बढ़ेगा, क्योंकि आपका थायराइड ग्लैंड का काम क्या होता है? ये आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करने का काम करता है। मतलब मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है आपका थायराइड ग्लैंड का, या फिर बोल सकते हैं थायराइड हार्मोन्स का। यदि किसी को थायराइड का प्रॉब्लम है तो उनका वेट भी गेन होता है, ठीक है। उनका वेट साइज भी बढ़ता है, वेट गेन होता है, आपको मोटापा आता है, हेयर लॉस होता है, ये भी एक प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सब प्रॉब्लम देखा जाता है किसी हाइपोथायराइडिज्म पेशेंट में, ठीक है। और भी कुछ सिम्टम्स होते हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पर। और उसका फटीगनेस, बहुत जल्दी उसको थकान महसूस होगा, थोड़ा सा काम नहीं करेगा। ड्राइनेस ऑफ स्किन, ठीक है, उसके पतले हो जाएंगे बाल, थिकनिंग हो जाएंगे, या फिर हेयर लॉस का प्रॉब्लम उसमें देखने को मिलता है, ठीक है। डिप्रेशन वगैरह ये सब इसमें कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलता है
हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कार्टिसोन हार्मोन्स इज द रिलीज्ड बाय, ठीक है, क्या बोल रहा है आपका कार्टिसोन हार्मोन्स। तो मैंने बताया था आपका कार्टिसोन, कार्टिकॉइड, ये जहां पर भी टर्म आएगा तो समझ लेना हार्मोन्स कहां से रिलीज होता है आपका एड्रिनल ग्लैंड से। और एड्रिनल ग्लैंड की स्पेशली आपको याद रखना है कार्टेक्स वाले पार्ट का, ठीक है। जैसे ये आपका एड्रिनल ग्लैंड है, यहाँ पर होता है जो किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है, तो इसके भी दो पार्ट होते हैं। ये जो आउटर पार्ट होता है इसको बोलते हैं कार्टेक्स, और जो इनर पार्ट होता है इसको क्या बोला जाता है, मेड्यूला बोलते हैं। इनर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, मेड्यूला। तो कार्टेक्स वाले पार्ट से रिलीज होता है आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, आपने नाम सुना होगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, और कुछ सेक्स स्टेरॉइड भी, आपका सेक्स हार्मोन्स भी यहाँ से रिलीज होते हैं, ठीक है। ये पॉइंट्स याद रखना, ये सब चीज़ें आपके इस कार्टेक्स वाले पार्ट से रिलीज होते हैं, ठीक है। और इस मेड्यूला वाला पार्ट से आपने नाम सुना होगा एड्रीनेलिन, नॉर एड्रीनेलिन। तो ये जो दोनों हार्मोन्स हैं एड्रीनेलिन और नॉन एड्रीनेलिन, ये आपके एड्रिनल ग्लैंड के मेड्यूला वाले पार्ट से रिलीज होते हैं, और बाकी कार्टेक्स वाले पार्ट से रिलीज होते हैं आपका कार्टिसोन, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ठीक है। ये सब चीज़ें तो आपने जरूर सुना होगा। क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो कार्टेक्स इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए कार्टिसोन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ठीक है। तो और आपका इपिनेफ्रिन, नॉर इपिनेफ्रिन, जिसको एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन भी बोलते हैं, ये आपके मेड्यूला पार्ट से रिलीज होते हैं। नेक्स्ट, आइसलेट ऑफ द लैंगरहैंस आर द फाउंड इन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आइसलेट ऑफ द लैंगरहैंस कहाँ प्रेजेंट होता है, ये आपका पेंक्रियास में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसी से क्या रिलीज होता है, इंसुलिन हार्मोन्स, ठीक है। आइसलैंड ऑफ द लैंगरहैंस के बीटा सेल से क्या रिलीज होता है, इंसुलिन हार्मोन्स, जो आपके ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करने का काम करता है। और डायबिटीज मेलिटस में जिनको शुगर की दिक्कत होती है, प्रॉब्लम्स होते हैं, उनमें यही तो प्रॉब्लम होता है कि उनके बॉडी में क्या है, पेंक्रियास सही तरीके से इंसुलिन हार्मोन्स नहीं बना पाता है, जिसके वजह से डायबिटीज की प्रॉब्लम आती है। क्योंकि इंसुलिन का काम ही था ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना, और जिसके पेंक्रियास में बीटा सेल में किसी तरीके का प्रॉब्लम आ गया, इंसुलिन नहीं बनाएगा, तो क्या है, ब्लड शुगर लेवल हाई होगा, उसी को हम लोग डायबिटीज मेलिटस बोलते हैं। क्लियर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, ठीक है। पेंक्रियास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेंक्रियास में ही प्रेजेंट होता है आइसलेट ऑफ द लैंगरहैंस। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो, ये आपका डियोडिनम वाला पार्ट है, और इसी से अटैच होता है आपका कौन, एक लिप के समान दिख रहा होगा, लिप के शेप के जैसे आपको नजर में आ रहा होगा, पेंक्रियास। और देखिए इस पेंक्रियास में क्या प्रेजेंट होता है, आपके इंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। ये आपका एक इंडोक्राइन मिक्स ग्लैंड है एक्चुअली में, ठीक है। मिक्स्ड ग्लैंड मतलब जिसमें दोनों प्रॉपर्टीज होते हैं, आपके इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों एक्टिविटी प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पर देखिए आइसलेट ऑफ द लैंगरहैंस प्रेजेंट होते हैं, जो कि आपका हार्मोन्स, इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट करता है। क्लियर हो गया आपका। इसमें कुछ आपके एक्सोक्राइन एक्टिविटी भी होता है। एक्सोक्राइन एक्टिविटी मतलब जो आपके इंजाइम रिलीज करे। तो पेंक्रियास आपके डाइजेस्टिव इंजाइम रिलीज करता है, जो आपके डाइजेशन में हेल्प करते हैं। लाइक आपके लाइपेज इंजाइम हो जाएगा, एमाइलेज इंजाइम हो जाएगा, और ट्रिप्सिन, ठीक है। एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, ये तीनों आपके डाइजेस्टिव इंजाइम्स होते हैं, जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, जो आपके पेंक्रियास से रिलीज होते हैं। साथ ही साथ पेंक्रियास में क्या रिलीज होता है आपका, आइसलेट ऑफ लैंगर के बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन्स, ग्लूकागॉन हार्मोन्स, ये भी रिलीज होते हैं। तो ये दोनों की तरह काम करता है आपका, ठीक है। मिक्स्ड है एक्चुअली, इसको मिक्स्ड ग्लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक्सोक्राइन, इंडोक्राइन दोनों की तरह काम करता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द, ठीक है, मिसमैच्ड पेयर को सेलेक्ट करना है आपको। देखिए थायरॉक्सिन हार्मोन से थायराइड ग्लैंड, बिल्कुल करेक्ट है ये तो। टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस से बिल्कुल करेक्ट है। एस्ट्रोजन, फिर उसके बाद यहाँ पर आइए आपका एस्ट्रोजन ओवरी से, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि फीमेल हार्मोन, एस्ट्रोजन क्या होता है, फीमेल हार्मोन होता है, जो आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को, पीरियड्स को रेगुलेट करने का काम करता है, एस्ट्रोजन, ये भी बिल्कुल सही है। एड्रिनेलिन, अभी मैंने बताया एड्रिनेलिन और नॉन एड्रिनेलिन कहाँ पर से रिलीज होते हैं, ये आपके एड्रिनल ग्लैंड के मेड्यूला पार्ट से रिलीज होते हैं। बट यहाँ पर क्या बोल रहा है, पिट्यूटरी, तो ये स्टेटमेंट गलत है। मतलब ये आपका मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। ये पेयर आपका मैच नहीं कर रहा है, ये आपका गलत है, बाकी सब यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा एक बार क्विक रिवीजन कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पिट्यूटरी ग्लैंड से देखिए ग्रोथ हार्मोन्स, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, ठीक है, एलएच बोलते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स, ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, एंटी डायरेटिक हार्मोन जिसको वैसोप्रेसिन हार्मोन्स बोलते हैं, और आपका एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स। ये जो आपके हार्मोन्स हैं ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं। हाइपोथैलेमस में बस याद रखना, रिलीजिंग हार्मोन जैसे आएगा समझ लेना ये आपका हाइपोथैलेमस का आपका हार्मोन्स है। पिनिया ग्लैंड से मेलाटोनिन, थाइमस ग्लैंड से आपका थाइमोसिन, उसके बाद आपका पैराथायराइड हार्मोन से पैराथायराइड हार्मोन्स,
आपका थायराइड से थायरॉक्सिन, ठीक है। उसके बाद देखिए पैंक्रियास से इंसुलिन ग्लूकागॉन, एड्रिनल से एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन, कार्टिसोन और एल्डोस्टेरोन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ये सब हार्मोन्स आ गए इसमें। टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन और ओवरी से आपका एस्ट्रोजन और फिर बात करते हैं प्रोजेस्टेरोन जो है, ठीक है। ये सब आपके फीमेल्स हार्मोन्स हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रिकर्सर फॉर द स्टेरॉयडल हार्मोन्स, मतलब स्टेरॉयडल हार्मोन्स को बनने के लिए प्रिकर्सर मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट। प्रिकर्सर मतलब यहाँ पर क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि स्टेरॉयडल हार्मोन्स को बनने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल चाहिए भैया बनने के लिए, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल से आगे चल के क्या बनता है आपका स्टेरॉयडल हार्मोन्स। कोलेस्ट्रॉल में कितने कार्बन होते हैं, 27 कार्बन होता है। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखना, क्लियर। और यही आपका स्टार्टिंग मटेरियल है स्टेरॉयड हार्मोन्स बनने के लिए। अब स्टेरॉयड हार्मोन्स का एग्जांपल क्या क्या हो सकता है आपका, टेस्टोस्टेरोन इसका एग्जांपल हो सकता है, एस्ट्रोजन हो सकता है, प्रोजेस्टेरोन हो सकता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ये जितने भी हार्मोन्स है जिसके लास्ट में कॉइड वगैरह आ रहा है तो समझ लेना ये सब आपकी स्टेरॉयडल हार्मोन्स के एग्जाम्पल हैं। चलिए, तो इसका 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, एंड्रोजन, जिससे आगे चल के एस्ट्रोजन बनेगा, फीमेल्स हार्मोन्स, ठीक है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है, क्लियर। चलिए, ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोटीन हार्मोन्स, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोटीन हार्मोन्स, आपसे पूछ रहा है कि इनमें से प्रोटीन हार्मोन्स कौन सा हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंसुलिन। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इंसुलिन हो जाएगा, जो कि पॉलीपेप्टाइड होता है। इंसुलिन क्या होता है आपका, पॉलीपेप्टाइड, मतलब ये आपका 21 अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ है। प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है, अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। और यहाँ पर जो आपका इंसुलिन है, इंसुलिन आपका जो पैंक्रियास से रिलीज होता है बीटा सेल से, ये आपका 21 अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ है। क्लियर हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कि 51 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है आपका, जिसको हम लोग पॉलीपेप्टाइड भी बोलते हैं। प्रोटीन को और क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड, जो कि 51 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है इंसुलिन हार्मोन, जो ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन का मेन काम क्या होता है ये पूछ रहा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है और इसको नेम देख के ही आप समझ सकते हो। जिसके लास्ट में क्या जुड़ा रहेगा, स्टेटिन। स्टेटिन मतलब होता है प्रिवेंट करने वाला। स्टेटिन मतलब क्या होता है, प्रिवेंट करने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे या फिर इनहिबिट बोल सकते हो, ठीक है। तो ये किसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोमेटोस्टेटिन आपके हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं और इसका काम क्या होता है, ये आपके ग्रोथ हार्मोन्स के रिलीज को क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा, ठीक है। नॉर्मल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अब नॉर्मल होगा तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा बॉडी के लिए। तो ग्रोथ हार्मोन्स को इनहिबिट करने के लिए कौन है आपका, सोमेटोस्टेटिन। डायरेक्ट आपके एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर फ्लो चार्ट में हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करता है आपका, ग्रोथ हार्मोन्स रिलीजिंग हार्मोन्स, ठीक है, GnRH करता है, ठीक है। ये आपका गोनेडोट्रोपिन मतलब ग्रोथ हार्मोन्स रिलीजिंग हार्मोन्स, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन से रिलीजिंग हार्मोन्स रिलीज करता है ताकि आपका पिट्यूटरी ग्लैंड क्या रिलीज कर पाए, ग्रोथ हार्मोन रिलीज कर पाए। लेकिन एक नेगेटिव फीडबैक साथ ही साथ क्या रिलीज करा देता है आपका, सोमेटोस्टेटिन भी रिलीज करा देता है, जिसके वजह से ग्रोथ हार्मोन्स का रिलीज होना बंद हो जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। क्लियर हो गया। जब बहुत ज्यादा हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम है, कम होगा तो भी प्रॉब्लम है। यदि ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो गया तो उस प्रॉब्लम को ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो गया ये भी अब नॉर्मल है, कम हो गया तो भी प्रॉब्लम है। ग्रोथ हार्मोन कम हो गया तो डॉर्फिज्म की प्रॉब्लम आ जाती है, बौनापन जिसको बोला जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द वेसोप्रोसिन हार्मोन सिंथेसाइज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। वेसोप्रोसिन मतलब एंटी डायरेटिक हार्मोन, जो कहाँ से रिलीज होता है। इसका आंसर आप क्या करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, जो हम लोग स्टार्टिंग से आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट, डिफिशियंसी ऑफ, ठीक है, डिफिशियंसी ऑफ द वेसोप्रोसिन हार्मोन्स। एंटी डायरेटिक हार्मोन्स की यदि आपका डिफिशियंसी हो जाएगा तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, इस टर्म को डायबिटीज मेलिटस नहीं करना है। इस टर्म को क्या बोलते हैं, डायबिटीज इंसिपिटस बोला जाता है। ये कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो डायबिटीज इंसिपिटस किससे रिलेटेड होता है, ये आपके डिफिशियंसी ऑफ द वेसोप्रोसिन या फिर इसमें दे सकता है आपका एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स की वजह से। एंटी डायूरेटिक हार्मोन इनके वजह से ये देखने को मिलता है। क्लियर, इतना पॉइंट्स। और डायबिटीज मेलिटस किसके वजह से होता है, डायबिटीज मेलिटस आपका इंसुलिन की कमी की वजह से होगा। इंसुलिन हार्मोन्स की कमी होने की वजह से डायबिटीज मेलिटस होता है, जिसमें ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है, इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नॉर्मल कितना होना चाहिए ब्लड शुगर लेवल, 70 से 140 होना चाहिए, ठीक है। ये मैं नॉर्मल की बात कर रहा हूँ, इतना होगा तो सही है। इससे ज्यादा हो रहा है 250 to 300 तो ये एबनॉर्मल कंडीशन है। चलिए ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, पॉलीयूरिया मतलब बहुत ज्यादा
वाटर लॉस होगा बॉडी से। चलिए नेक्स्ट को आप देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं, आपका 78 नंबर का। आइडेंटिफाई द फेजेस ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल वेयर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स अटेंड अ पीक लेवल। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, और ये दोनों हार्मोन कहाँ से रिलीज होते हैं, आपके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं। और आपसे यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनका लेवल कब आपका हाई होगा। ठीक है, एमसी की बात कर रहे हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल में, फीमेल की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपके ओव्यूलेटरी फेज में, ठीक है, जब आपको ओव्यूलेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है तो वहां पर इन दोनों का लेवल सबसे हाई लेवल पे रहेगा, पीक लेवल पे रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, पीक लेवल पे ओव्यूलेटरी फेज। देखिए थोड़ा सा मैं आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के बारे में थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ में इंफॉर्मेशन दे देता हूं। देखिए एक होता है मेंस्ट्रुअल, इसी को पीरियड्स बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं आपको। ठीक है, इसमें क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फेज में ये आपका 3 से 5 डे के लिए होता है। कितने दिन के लिए होता है, 3 से 5 दिन, या ऑन एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, किसी फीमेल में 3 होता है और 3 से 5 के बीच में होता है, 5 डेज। यहाँ पर क्या होता है, जो इंडोमेट्रियम है वो आपका ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। इंडोमेट्रियम किसको बोलते हैं, जैसे ये आपका यूट्रस है, तो जो यूट्रस की लाइनिंग होती है, इनर लाइनिंग, ये आपका यूट्रस है, यूट्रस का जो इनर लाइनिंग होता है, सबसे लास्ट वाला जो लेयर होता है, इसको क्या बोलते हैं, इंडोमेट्रियम। तो ये जो इंडोमेट्रियम है ये आपका ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है। और साथ ही साथ जो आपके अनफर्टिलाइज एग होते हैं, जिनको फर्टिलाइज नहीं हो पाए, वो एग भी क्या होते हैं, वो एग भी आपका बाहर आना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको क्या नहीं मिल पाया, स्पर्म नहीं मिल पाया, स्पर्म नहीं मिल पाएगा तो जो आपका मेच्योर आपका ओवम था, इसको स्पर्म नहीं मिला, फर्टिलाइज नहीं हो पाया, तो बाकी सब चीजें क्या हो जाएंगी, फिर ब्रेक हो जाएंगी। और जो इंडोमेट्रियम वॉल है यहाँ पर, ठीक है, ये भी आपका ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है। और इसी को क्या बोला जाता है, आपका मेंस्ट्रुअल फ्लो बोला जाता है। ठीक है, इसको जो कि 3 से 5 डे के बीच में चलता है फीमेल्स में। इतना पॉइंट क्लियर हुआ। यदि उसको स्पर्म को मतलब ओवम को स्पर्म मिल जाता, फर्टिलाइज हो जाते, तो प्रेगनेंसी होती, मेंस्ट्रुअल फ्लो आना बंद हो जाता। बट यदि किसी फीमेल में जो उनका जो एग है वो आपका मेच्योर हो गया और 1 मंथ के बाद यदि उसको स्पर्म नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, आपका ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ आपका जो इंडोमेट्रियम वॉल व यूट्रस का ये भी ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या आता है, इसी को तो ब्लीडिंग बोलते हैं। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, ब्लीडिंग आना स्टार्ट हो जाता है, या फिर इसको एक टर्मिनोलॉजी देते हैं, इसको बोलते हैं पीरियड्स होता है। यहाँ पर यही चीज लिखा है, इंडोमेट्रियम का जो वॉल है वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है, और इसके बाद क्या होता है, साथ ही साथ ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। और कुछ अनफर्टिलाइज ओवम जो फर्टिलाइज नहीं हो पाए, ये भी कंटिन्यूअस आपके मेंस्ट्रुअल फ्लो में देखने को मिलता है। साथ ही साथ प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी कम हो जाता है। प्रेगनेंसी को फेवर करता है प्रोजेस्टेरॉन, और यदि प्रेगनेंसी नहीं हो पाता है तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी क्या होता है, डाउन हो जाता है। तो पहला चीज क्लियर हुआ। दूसरा देखिए फॉलिकल, या इसी को बोलते हैं आपका पोलिफेरेटिव फेज। दूसरे फेज को क्या बोलते हैं, पोलिफेरेटिव फेज। अब ये तो 5 दिन हो गया, 5 डे के बाद बंद हो गया मेंस्ट्रुअल फ्लो। अब फिर से नया एग बनता है। अब नया एग बनना मतलब क्या होता है, इसी को बोलते हैं फॉलिकुलर फेज। तो फॉलिकुलर फेज मतलब एक नया ओवम का बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए फिर से इंडोमेट्रियम अपने आप को रीबिल्ड मतलब नया बनाने स्टार्ट हो, इसमें तो चला गया यूट्रस को जो लाइनिंग हो तो चला गया आपका मेंस्ट्रुअल फ्लो में। अब फिर से आपका पोलिफेरेटिव फेज या फिर इसको फॉलिकुलर फेज जो कि आपका 6 से लेकर 13 डे तक होगा, इसमें फिर से यूट्रस की वॉल अपना फिर से आपका रीबिल्ड करना स्टार्ट हो जाएगा इंडोमेट्रियम वाल्व को। साथ ही साथ यहाँ पर आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करना स्टार्ट कर देगा। और यहाँ पर क्या होता है, आपका एस्ट्रोजन हार्मोन्स का भी क्या होता है, सिक्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन से क्या करता है, ये आपका रेगुलेट करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को। ये किसको रेगुलेट करेगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल। फिर देखिए जैसे 14 डे होगा, इसको बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेज। अब जो ओवम है वो आपका मैच्योर हो चुका है। ठीक है, अब ओव्यूलेशन का टाइम आ गया। ओव्यूलेशन मतलब ओवरी से अब बाहर आने का टाइम आ गया, किसका, ओवम का, एग का। इस फेज को क्या बोलते हैं, जो कि 14 डे में होगा ये चीजें। और यहीं पर आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का लेवल एकदम पीक लेवल पे होता है। इसके बाद आता है आपका ल्यूटियल फेज, जो कि आपका 16 से या फिर बोल सकते हैं 15 से 28 डे तक रहेगा। इसी को बोलते हैं सिक्रेटरी फेज। और इसमें जो कार्पस ल्यूटियम होगा आपका, ठीक है, ये आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स बनाना स्टार्ट कर देता है। और यदि प्रेगनेंसी हुआ तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का लेवल और हाई हो जाएगा और एचसीजी हार्मोन्स रिलीज होगा। और यदि प्रेगनेंसी नहीं हुआ तो फिर से पहुंच जाएंगे यहाँ पर। क्लियर हुआ चीजें। प्रेगनेंसी हो गई तो कार्पस ल्यूटियम आपका आगे चल के प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स कंटिन्यू रिलीज करेगा और आगे चल के प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगा। यदि एग को क्या मिल गया, स्पर्म मिल गया। और यदि एग को ओवम नहीं मिल पाया तो ल्यूटियल फेज के बाद इसका लेवल कम हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन का, और फिर से क्या स्टार्ट हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल फ्लो।
ठीक है। तो यही साइकिल चलते रहता है फीमेल में। एक नॉर्मली मैं बताऊं तो 28 डे का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ऑन एवरेज की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है। नेक्स्ट, द टेस्टोस्टेरोन इज द सीक्रेटेड बाय। ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन कहां से सीक्रेट होता है? टेस्टोस्टेरोन आपका लेडिक सेल से सीक्रेट होता है। ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो रिपीट भी हो गया क्वेश्चन। ये आपका लेडिक सेल जो कि टेस्टिस में प्रेजेंट होता है। कहां प्रेजेंट होता है? टेस्टिस। मेल के टेस्टिस में, टेस्टिस से लेडिंग सेल से क्या रिलीज होता है? टेस्टोस्टेरोन, जो कि आपका मेल सेक्सुअल हार्मोन्स होता है। क्लियर हुआ? ये आपके सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे मेल में प्यूबर्टीज आने में किसका इन्वॉल्वमेंट होता है? टेस्टोस्टेरोन। जैसे उसका बियर्ड का फॉर्मेशन होगा, चेस्ट का साइज इनलार्ज हो जाएगा। ठीक है। उसका वॉइस चेंजेस हो जाएगा। तो ये सब किसकी वजह से होता है? टेस्टोस्टेरोन की वजह से। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्लीप साइकिल मूवमेंट। जो स्लीप साइकिल को रेगुलेट करे, जिसको बायोलॉजिकल क्लॉक बोला जाता है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मेलाटोनिन। मेलाटोनिन हार्मोन कहां से रिलीज होता है? ये आपका यहां पर से होता है पिनियल ग्लैंड। पिनियल ग्लैंड क्या रिलीज करता है? मेलाटोनिन हार्मोन, जिसको बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं। अपने को उठने जगने, ठीक, हमारे जगने सोने का टाइम को डिसाइड कौन करता है? आपका यही मतलब पिनियल ग्लैंड, जो कि आपका मेलाटोनिन हार्मोन्स आपका रिलीज करता है। ठीक है। तो यही चीज है, काफी इंपॉर्टेंट है कि हमारे स्लीप साइकिल को रेगुलेट करने का काम कौन करता है? आपका पिनियल ग्लैंड। और कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? मेलाटोनिन। ठीक है। जैसे जैसे डार्क जैसे होगा, देखना कभी भी लाइट में आपको नींद नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही आप लाइट को बंद कर दोगे आपको नींद आएगा। ठीक है। तो इसका मतलब क्या समझ में आया? ये जो हार्मोन्स है वो डार्क साइड में क्या होता है? एक्टिव होता है। ठीक है। और जिसको लाइट मिलेगा तो फिर से अपना अवेक हो जाएंगे। क्लियर हुआ इतना पॉइंट्स? चलिए, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज द कंसर्न विद द रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, यहाँ से फिर से आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि हमारे इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम कौन करता है? हमारा इंटरनल टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। हमारा बॉडी, बाहर का वेदर चाहे जैसा भी रहे, हमारा इंटरनल तो यही होना चाहिए। फॉरेनहाइट में आपका 98.4 या फिर बोल सकते हैं 6 फॉरेनहाइट, ये होना चाहिए। तो इसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है? ठीक है। इसको रेगुलेट करने का काम करता है आपका हाइपोथैलेमस। और इस हाइपोथैलेमस को हमारा थर्मामीटर भी बोलते हैं। ठीक है। ये इसको रेगुलेट, इस बीच में पूरे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम कौन करता है? आपका हाइपोथैलेमस। तो इसको हम लोग को थर्मामीटर भी बोला जाता है। ठीक है। आपकी बॉडी का थर्मामीटर किसको बोलते हैं? जैसे थर्मामीटर से हम टेम्परेचर चेक करते हैं ना, वैसे ही आपका बॉडी का हाइपोथैलेमस क्या है? थर्मामीटर है। क्लियर हुआ? चलिए, और यही आपके इमोशन, फीलिंग वगैरह को, लव, हेट करना, किससे लव करना है, किससे नफरत करना है, किस पे गुस्सा करना है, ये सब चीज़ों को, जितनी भी फीलिंग वाली चीज़ें होती है ना हमारे, इसको कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस, ना कि आपका हार्ट। हार्ट का काम सिर्फ ब्लड को पंप करना है, और जितने भी फीलिंग वाली एक्टिविटी होता है इसको कौन परफॉर्म करता है? आपका हाइपोथैलेमस। किसी से नफरत करना, लव करना, ये सब इसी का काम है। ग्लूकागॉन हार्मोन्स इज द सीक्रेटेड बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ग्लूकागॉन हार्मोन्स इज द सीक्रेटेड। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है ग्लूकागॉन हार्मोन्स। तो ये ग्लूकागॉन हार्मोन्स आपका पैंक्रियास से ही रिलीज होता है। ये कहां से रिलीज होता है? पैंक्रियास। देखिए, पैंक्रियास के अल्फा सेल से, पैंक्रियास के अल्फा सेल से ग्लूकागॉन हार्मोन रिलीज होता है। ये जो हार्मोन्स होता है ये आपका अल्फा सेल से रिलीज होता है। इसके बीटा सेल की मैं बात करूं, इसका जो बीटा सेल होता है, इसके बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन्स रिलीज होता है। इंसुलिन हार्मोन्स, ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। इंसुलिन हार्मोन्स कहाँ से रिलीज होता है? ये पैंक्रियास के बीटा सेल से। अल्फा सेल से क्या रिलीज होता है? ग्लूकागॉन। ये ग्लूकागॉन का काम क्या होता है? ये इंक्रीज करता है ग्लूकोज को। इसका काम क्या है? ग्लूकोज को इंक्रीज करता है ब्लड में। जब ब्लड में ग्लूकोज की कमी होती है, ठीक है, जब ब्लड में ग्लूकोज की डिफिशियंसी होती है, तो उस कंडीशन में ब्लड शुगर लेवल को हाई करने का काम कौन करता है? ग्लूकागॉन। इंसुलिन का काम क्या होता है? जब ब्लड में बहुत ज़्यादा आपका ग्लूकोज रहे तो ये आपके शुगर को कम करता है, या फिर बोल सकते हैं ग्लूकोज को कम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंसुलिन का। तो इंसुलिन का काम क्या होता है? ये आपके पैंक्रियास के बीटा सेल से रिलीज होगा, और इसका काम क्या होता है? आपका ये इंक्रीज, जो ब्लड शुगर लेवल हाई होता है इसको रेगुलेट करने का काम करता है, रिड्यूस करने का काम, या फिर नॉर्मल लेवल तक लाने का काम कौन करता है? इंसुलिन। इसका काम क्या होता है ग्लूकागॉन का? जब ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल से कम हो जाए तो इसको नॉर्मल लेवल पर लाने का काम कौन करता है? आपका ग्लूकागॉन हार्मोन। तो दोनों का एक्शन अपोजिट है। एक उसका, जैसे ये आपका नॉर्मल लेवल है, ठीक है, इंसुलिन का ये आपका ब्लड का नॉर्मल है, ब्लड शुगर लेवल का नॉर्मल लेवल है। यदि ब्लड शुगर लेवल कम हो गया नॉर्मल से तो इसको फिर से नॉर्मल लेवल तक लाने का काम कौन करेगा? ग्लूकागॉन हार्मोन। और जब आपका ब्लड शुगर लेवल ये नॉर्मल है, इससे ज़्यादा हो गया तो इसको फिर से नॉर्मल कंडीशन में लाने का काम कौन करता है? आपका इंसुलिन। क्लियर हुआ? और ये दोनों हार्मोन रिलीज होते हैं आपके पैंक्रियास। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, पिट्यूटरी ग्लैंड नोन एज द मास्टर ग्लैंड अंडर द कंट्रोल ऑफ, ठीक है।
सुपर मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं? ठीक है, तो सुपर मास्टर ग्लैंड किसको बोला जाता है? आपके हाइपोथैलेमस को। लेकिन इसका आंसर भी यही होगा, हाइपोथैलेमस। देखिए कैसा होता है रेगुलेशन। एक आपका हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस कहाँ प्रेजेंट होता है? ये भी आपके ब्रेन में ही प्रेजेंट होता है। ये किसको कंट्रोल करता है? ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। इसका काम क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करना। और पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। अब इसको मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये आपके थायराइड ग्लैंड हो गया, और आपका हो गया एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। ये जो ग्लैंड्स होते हैं इनकी एक्टिविटी पे आपको ओवम, ओवरी हो गया, टेस्टिस हो गया, मेल में मैं बात कर दूं, तो इनके हार्मोन्स पे रिलीज पे किसका कंट्रोल होता है? इस मास्टर ग्लैंड का कंट्रोल होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड पे। बट इस पे भी कंट्रोल होता है किसका? हाइपोथैलेमस का। तो इसको सुपर मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सुपर मास्टर ग्लैंड। क्वेश्चन पूछ देगा सुपर मास्टर ग्लैंड मतलब सबसे ऊपर में कौन है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, मतलब समझ लीजिए ये दादाजी है, ये पापा जी हैं, और बाकी ये इनके क्या है? बच्चे हैं। क्लियर हो गया? तो दादाजी कौन हो गए? हाइपोथैलेमस। उसके पापा मान के चलो पिट्यूटरी ग्लैंड। ऐसा होता है ना कि पापा पे कंट्रोल किसका होता है? दादाजी का। ठीक है, और पापा के कंट्रोल किसका होता है? इसके बच्चे पर होता है। क्लियर? चलिए, इस तरीके से आपको याद रखना है चीज़ों को। तो इसका क्या हो जाएगा? यही तो पूछ रहा है कि मास्टर ग्लैंड किसके कंट्रोल में रहता है, तो ये आपका हाइपोथैलेमस के दादाजी के कंट्रोल में रहेगा। ठीक है, ये भी आपके ब्रेन में ही प्रेजेंट होता है। और जो आपका ये जो ग्लैंड है आपका, ठीक है, हाइपोथैलेमस है, ये आपका, ठीक है, ये आपका फोर ब्रेन का पार्ट होता है। मतलब ये आपका सीएनएस प्लस इंडोक्राइन सिस्टम, मतलब आपके हार्मोन सिस्टम की बात करें। ठीक है, इंडोक्राइन सिस्टम मतलब हार्मोन सिस्टम की बात करते हैं, और आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन की बात करें, तो इन दोनों के बीच में लिंक कौन होता है? आपका हाइपोथैलेमस। यही चीज यहाँ पर लिखाया गया है आपका। हाइपोथैलेमस क्या होता है? इट इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये ब्रेन का पार्ट होता है, मतलब ये आपका न्यूरॉन सिस्टम का तो पार्ट होगा ही साथ ये हार्मोन सिस्टम को भी रेगुलेट करता है। तो इसका ये दोनों के बीच का एक लिंक है, जो हार्मोन सिस्टम को भी रेगुलेट करता है, साथ ही साथ ये आपका ब्रेन का भी पार्ट होता है। क्लियर? इतना पॉइंट। चलिए नेक्स्ट, ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ दिस इज द फैट सॉल्युबल हार्मोन। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो आपके ऑयल में सॉल्युबल है, वाटर में सॉल्युबल नहीं है। तो एमिन जो होता है वो तो वाटर सॉल्युबल होता है, पेप्टाइड, प्रोटीन, ये सब चीजें क्या होती हैं? आपका वाटर सॉल्युबल होता है। थायराइड हार्मोन्स ये आपके स्टेरॉयडल हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, ज़्यादातर के स्टेरॉयडल हार्मोन्स होते हैं आपके थायराइड हार्मोन, और ये आपका फैट सॉल्युबल है। ये क्या होंगे? आपके फैट सॉल्युबल। बाकी प्रोटीन भी तो आपको वाटर सॉल्युबल होगा। प्रोटीन शेक पीते हैं कि नहीं? तो प्रोटीन तो वाटर में क्या हो जाता है? डिसॉल्व हो जाता है। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर का देखिए, यहाँ पर देखिए वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स और फैट सॉल्युबल हार्मोन्स में डिफरेंस क्या है? वाटर सॉल्युबल जो आपका हार्मोन्स होता है, इसका जो रिसेप्टर जो होता है ये आपके सेल के सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। जबकि मैं बात करूं फैट सॉल्युबल हार्मोन्स, इसका जो रिसेप्टर होता है वो इनसाइड द सेल प्रेजेंट होता है, या ज़्यादातर का न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। इतना पॉइंट क्लियर हुआ। रिसेप्टर की बात करूं तो जो वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स होता है उनका रिसेप्टर सेल के सरफेस पे होता है, सेल मेम्ब्रेन पे। फैट सॉल्युबल का इनसाइड द सेल प्रेजेंट होता है, ज़्यादातर के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। ये इसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाता है, और इनके लिए कुछ स्पेशल कैरियर प्रोटीन चाहिए, क्योंकि इनको अंदर ट्रेवल करना रहता है, तो इनके लिए स्पेशल कैरियर प्रोटीन होते हैं इनको पिक करने के लिए। इसका हाफ लाइफ शॉर्टर होता है, और इसका हाफ टाइप आवर से लेकर घंटों से लेकर दिन तक हो सकता है, डेज तक। इसका एग्जांपल एमिन, पेप्टाइड, प्रोटीन, हार्मोन्स, ये सब वाटर सॉल्युबल नेचर के हैं। जबकि जितने भी स्टेरॉइड होते हैं ये सब आपके फैट सॉल्युबल हैं, और जो आपका थायराइड हार्मोन्स होता है T3, T4, ये सब आपके फैट सॉल्युबल विटामिन है। जब इनका स्ट्रक्चर आप देखोगे ना तो वहां पर आपको स्टेरॉइडल रिंग सिस्टम देखने को मिलेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्लैंड कंट्रोल द बेसल मेटाबॉलिक रेट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछ रहा है कि बेसल मेटाबॉलिक रेट मतलब आपके मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को कौन रेगुलेट करता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका थायराइड ग्लैंड। देखना कई बार किसी को जब थायराइड वगैरह की प्रॉब्लम आती है तो उसमें बॉडी वेट चेंज होता है, उसका वजन ज़्यादा बढ़ जाता है, वेट इंक्रीज हो जाता है। क्यों हो रहा है ऐसा सब चीज़ें? क्योंकि उसका बॉडी का मेटाबॉलिज्म प्रोसेस इम्बैलेंस हो जाता है थायराइड्स की वजह से। ठीक है, थायराइड वाले पेशेंट को देखना एबनॉर्मल तरीके से उनमें स्वेलिंग वगैरह की प्रॉब्लम आ जाती है, या फिर उनका वेट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, वजन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि हमारा थायराइड ग्लैंड है ये आपके बेसल मेटाबॉलिक रेट मतलब मेटाबॉलिज्म रेट को रेगुलेट करने का काम करता है, और इस हार्मोन्स के यदि इम्बैलेंस हो गया तो फिर आपका क्या ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है पूछ रहा है आपसे? बेसल मेटाबॉलिक रेट, तो ये आपके थायराइड से रिलेटेड है। ठीक है, इसके इम्बैलेंस होने की वजह से मोटापा वगैरह आ जाता है बॉडी में।
नेक्स्ट, द लाइटिक एंजाइम रिलीज बाय द स्पर्म। ठीक है, एक लाइटिक एंजाइम जो कि स्पर्म से, मिल्क में बात करूं, मेल क्या होता है, स्पर्म रिलीज करता है, उसका जो टेस्टिस होता है, तो उसमें कुछ एंजाइम होता है, एक लाइटिक एंजाइम, उस लाइटिक एंजाइम का नाम क्या है आपका हाइलुरोनिडेज। ठीक है, बस सिंपल से याद रखो कि स्पर्म में भी एक हार्मोन होता है, स्पर्म में भी एक आपका एंजाइम होता है, एंजाइम का नाम क्या है, जिसका नेचर होता है लाइटिक नेचर का होता है। ठीक है, और इसका नाम क्या है आपका हाइलुरोनिडेज। क्लियर हो गया, हाइलुरोनिडेज एंजाइम जो स्पर्म में प्रेजेंट होता है, जिसका नेचर होता है लाइटिक प्रॉपर्टीज होता है। लास्ट में एज है, मतलब क्या हो जाएगा, एंजाइम ही हो जाएगा आपका। क्लियर हो गया, इसका नाम क्या है, इट कैटालाइज द, इसका काम क्या होता है, इट कैटालाइजेस द डिग्रेडेशन ऑफ द हाइलुरोनिक एसिड। ये हाइलुरोनिक एसिड का डिग्रेडेशन में हेल्प करता है। वैसे तो इसका नेम ही इंडिकेट कर रहा है। नेम ऑफ द साइट ऑफ द स्पर्म मैच्योरेशन। स्पर्म बनता कहाँ पर है, इस टेस्टिस में बनता है। टेस्टिस में बनाता कौन है, स्पर्म को टेस्टिस में बनाने का काम होता है लेडिक सेल का, और सर्टोली सेल क्या बनाता है, स्पर्म बनाता है आपका। ठीक है, और उस स्पर्म को मैच्योरेशन होने के लिए कहाँ पर जाना पड़ता है, इपिडिडिमिस। क्लियर हुआ, अब देखिए डायग्राम में आपको और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इपिडिडिमिस यहाँ पर देखो, ये आपका क्या है, टेस्टिस है, और इस टेस्टिस के ऊपर में जो कवरिंग होता है, इसको क्या बोलते हैं, इपिडिडिमिस। और इपिडिडिमिस क्या है, एक साइट होता है जहां पर स्पर्म क्या होता है, फुली मेच्योर होता है। बनने का काम टेस्टिस में, उसका मैच्योरेशन होने का काम कहां पर होता है, इपिडिडिमिस में। क्लियर हो गया, और इसमें एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में सेव होता है आपका कौन, आपका पाइप लाइक स्ट्रक्चर में से एक आपका पाउच लाइक स्ट्रक्चर में आपका स्टोर होता है आपका टेस्टिस। इसको क्या बोला जाता है, स्क्रोटम। मेल के लिए मैं बात करूं तो चलिए नेक्स्ट, वेयर आर द स्पर्म प्रोड्यूस। स्पर्म कहाँ से प्रोड्यूस होता है, टेस्टिकल्स, टेस्टिस से होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, स्पर्म के लिए साइड पूछ रहा है कि कहाँ पर से स्पर्म आपका प्रोड्यूस होता है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, टेस्टिकल्स, मतलब टेस्टिस की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट, द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो इन कॉल्ड। ठीक है, जब किसी फीमेल्स में फर्स्ट टाइम जब ब्लीडिंग होना स्टार्ट होता है, तो इसके लिए एक टर्म दिया गया, उस टर्म को क्या बोलते हैं आपका मिनार्क। उसको क्या बोलते हैं, मिनार्क। जब किसी फीमेल्स में फर्स्ट टाइम उसके लाइफ में जब पीरियड्स आता है, उस पीरियड्स को क्या बोलते हैं, मिनार्क। इसको क्या बोलते हैं, मिनार्क। जैसे वो प्यूबर्टी एज पे आती है, 12 साल 13-14 ईयर्स का होती है, मतलब यही इंडिकेट करता है। जैसे उसको उस फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, इस बात का इंडिकेट है कि वो लड़की क्या होगी, प्यूबर्टी एज को क्रॉस कर चुकी है। ठीक है, और जब यही बंद हो जाता है, ठीक है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल लगभग 50-55 के बाद क्या हो जाए, बंद हो जाए, स्टॉप हो जाए, इसी को बोला जाता है मिनी पॉज। पॉज मतलब क्या होता है, स्टॉप हो जाना। तो इन दोनों टर्म को आपको याद रखना। ठीक है, ये जो होता है ये बताता है स्टार्ट को बताता है, स्टार्ट होता है जब फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल, और ये बताता है जब आपका स्टॉप होता है, जब फीमेल में स्टॉप हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। और जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगा फिर प्रेगनेंसी नहीं हो सकता है। ओव्यूलेशन मतलब ओवम बनना। ठीक है, यहाँ पर देखें मिनार्क मतलब 11, 12, 13, 4 के हफ्ते हैं, जब वो मैच्योर स्टेट पे आ जाते हैं, प्यूबर्टी स्टेट पे आ जाती है जो फीमेल्स, उसको बोलते हैं मिनार्क। ठीक है, और मैच्योर मतलब मेंस्ट्रुएशन मतलब उसके बाद मेंस्ट्रुएशन चलेगा उसका, हर मंथ उसमें पीरियड्स आएंगे। और मेनोपॉज मतलब 50 साल या उसके ऊपर के बाद। ठीक है, जैसे 50 किसी के में 45 भी हो सकता है, 45, 50, 55 ये सब, इसको इस एज में क्या होता है, मेनोपॉज मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, एक खत्म हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। विच ऑफ द, नेक्स्ट क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन लीड टू द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब क्या हो जाएगा आपका, अनफर्टिलाइज एग। यदि एग फर्टिलाइज हो जाएगा, एग फर्टिलाइज हो जाएगा मतलब एग को स्पर्म ने क्या कर दिया, फर्टिलाइज कर दिया, तब तो जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट के बाद क्या बन जाएगा, बेबी बन जाएगा। आगे चल के मेंस्ट्रुअल साइकिल तो स्टॉप हो जाएगा। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट कब होता है, जब अनफर्टिलाइज एग आपका क्या है, जिसको स्पर्म ना मिले, स्पर्म नहीं मिलेगा, तो वही ब्रेक होके आपका इंडोमेट्रियम को जो वॉल्व है ये सब ब्रेक होके मेंस्ट्रुअल फ्लो आपके ब्लड के थ्रू मतलब मेंस्ट्रुअल फ्लो हो जाएगा उस फीमेल्स को, और ये आपका 3 से 5 दिन के लिए होता है मेंस्ट्रुअल फ्लो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो प्रेगनेंसी हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। उसके बाद तो बंद हो जाएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है। क्लियर, अनफर्टिलाइज एग रहेगा, जब इसको स्पर्म नहीं मिलेगा तब आगे चल के ब्रेक होगा, इंडोमेट्रियम वॉल ब्रेक हो जाएगा और 3 से 5 दिन तक ब्लीडिंग होगी, इसी को तो पीरियड्स बोलते हैं। नेक्स्ट, विच पिट्यूटरी हार्मोन्स पीक ड्यूरिंग द ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज जिसमें कार्पस ल्यूटियम बनता है, जिसमें आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है जो कि आगे चल के प्रेगनेंसी को फेवर करता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपका कौन सा हार्मोन्स का हो जाएगा, आपका प्रोजेस्टेरॉन ही हो जाएगा। ल्यूटियल फेज में किसका लेवल बढ़ता है, कार्पस ल्यूटियम से रिलीज होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, जो कि प्रेगनेंसी को क्या करता है, आपका फेवर करता है। यदि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो गया प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो उस बच्चे का प्री मैच्योर डिलीवरी करना पड़ता है। मतलब इसको ऐसा याद रखो,
प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स क्या करता है, ये आपके कार्पस ल्यूटियम से रिलीज होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, ये आपके पी से प्रोजेस्टेरॉन और पी से याद रखना है प्रोटेक्शन, ये बेबी को 9 मंथ के लिए प्रोटेक्शन देने का काम करता है। और यदि किसी प्रेग्नेंट वुमेन में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो गया तो ये प्रोटेक्शन नहीं दे पाएगा बेबी को, और उस बेबी को फिर हमको प्री मैच्योर डिलीवरी करना पड़ता है। तो काफी इंपॉर्टेंट होता है प्रोजेस्टेरॉन जो है इसमें। और ये कब रिलीज होता है, ल्यूटियल फेज में रिलीज होता है, ठीक है। ड्यूरिंग द ल्यूटियल फेज ल्यूटिनाइजिंग, देखो जैसे ही ल्यूटियल फेज आता है मतलब कार्पस ल्यूटियम बनता है आपका, ठीक है। कार्पस ल्यूटियम जैसे ही आपका तैयार होगा, इसके बाद आगे का प्रोसेस क्या होता है, कार्पस ल्यूटियम से आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज होता है। मतलब यहाँ पर चीजें क्या हो रही हैं, कार्पस ल्यूटियम आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन और एंडोमेट्रियम का जो वॉल्व है ये आपका ठीक होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ठीक होना स्टार्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि वो तैयार है बच्चे को कंसीव करने के लिए। अब उसी टाइम पे यदि आपका जो एग है, एग को स्पर्म मिल गया तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगा। बट यदि यह प्रोसेस में कभी आपका प्रोजेस्टेरॉन लेवल कम हो गया तो मिसकैरेज भी हो जाता है। कई बार आपने सुना होगा ना मिसकैरेज हो गया, तो कई बार इस हार्मोन्स की गड़बड़ी की वजह से, इम्बैलेंस की वजह से भी क्या होता है, तो इस हार्मोन्स की गड़बड़ी इम्बैलेंस की वजह से भी क्या होता है, आपको मिसकैरेज हो जाता है, एबॉर्शन करना पड़ जाता है फीमेल्स में। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक, थोड़ा सा पढ़ लीजिए इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। ड्यूरिंग द ल्यूटियल फेज, जैसे ल्यूटियल फेज जब कार्पस ल्यूटियम वगैरह बनना स्टार्ट होता है उस समय आपका LHPH और FSH जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है उसका लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उसके बाद बोलता है द रप्चर फॉलिकल क्लोज आफ्टर रिलीजिंग एग एंड फॉर्म द कार्पस ल्यूटियम, ठीक है। जो फॉलिकल्स होते हैं रप्चर होगा, ग्राफिकन फॉलिकल्स हैं, इससे आपके ओवम मैच्योर होकर बाहर जब आते हैं फिर क्या बनता है, आपका कार्पस ल्यूटियम फॉर्म हो जाता है। कार्पस ल्यूटियम क्या बनाता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनाता है। और ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का काम क्या होता है, इंडोमेट्रियम वॉल को थिक करता है और सबको तैयार करता है, प्रिपेयर फॉर द पॉसिबल प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी के लिए तैयारी करते हैं, समझ लीजिए सिंपल सा। व्हाट इज द इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, यूट्रस का जो इनर लाइनिंग होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोमेट्रियम। यही तो ब्रेक होता है, यदि मिल गया तो बच्चे को लिए, यदि मिल गया तो ये ठीक हो जाता है, ठीक है, ठीक हो जाता है। यदि कंसीव हो गया प्रेगनेंसी तो, और प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुआ तो यही ब्रेक हो जाता है, इसी को तो मेंस्ट्रुअल फ्लो बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंडोमेट्रियम। ये जैसे जो यूट्रस है तो इसका जो अंदर वाला लाइनिंग होता है, इनर लाइनिंग, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोमेट्रियम। यूट्रस मतलब बच्चेदानी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो सबसे इनर वाला मेंबर होता है, मेम्ब्रेन होता है, लाइनिंग होता है, इसको बोलते हैं इंडोमेट्रियम, और बीच वाले को बोलते हैं मायोमेट्रियम। जो मिडिल वाला लेयर होता है यूट्रस का उसको मायोमेट्रियम, मिडिल से मायोमेट्रियम, और सबसे इनर वाले को इंडोमेट्रियम। ये सर्विक्स है, यदि मैं डायग्राम की बात करूँ, ये यूट्रस और ये सर्विक्स और ये आपका वेजाइना, और यहाँ पर फॉलोपियन ट्यूब होता है और यहाँ पर 2 ओवरी होता है। ये नॉर्मल स्ट्रक्चर मैंने बता दिया आपका फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का, ठीक है। देखिए ये 2 ठो क्या होता है, फॉलोपियन ट्यूब होता है, यहीं पर क्या होता है आपका स्पर्म एग आपस में मिलके फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है। ये बच्चादानी है यूट्रस, और इसका जो ओपनिंग होता है इसको बोलते हैं सर्विक्स और फिर वेजाइना। और जो साइड में आपको दिख रहा होगा ये दोनों क्या है, ओवरी। तो फीमेल के पास 2 ओवरी होते हैं जिनमें क्या बनता है, ओवम बनता है, एग बनता है। नेक्स्ट, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द हार्मोन सीक्रेटेड फॉर द बिगनिंग फॉर द मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। आपसे हार्मोन्स का सीक्वेंस पूछ रहा है कि किस तरीके, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया सबसे पहले क्या आएगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। पहले क्या बनना है, एग बनना है। जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो जाएगा, 3 to 5 डे पीरियड्स खत्म हो जाएंगे, उसके बाद फिर से नया एग बनेगा। तो नया एग बनने के लिए क्या चाहिए, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स ओवरी को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है फॉलिकल्स बनाने के लिए। तो पहला चीज क्या हो सकता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। और उसके बाद क्या आ जाएगा, एस्ट्रोजन हार्मोन जो आगे का प्रोसेस करेगा। और यदि प्रेगनेंसी हो गया तो आगे चल के कौन एक्टिवेट हो जाता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स। क्लियर हो गया, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करेगा, ये आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करेगा। इसका काम क्या हो जाएगा, ये आपका फॉलिकल्स बनाने में, एग बनाने में हेल्प करेगा। और ये आपका प्रेगनेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल, आगे चल के प्रेगनेंसी के लिए पॉसिबल, ठीक है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा। क्लियर, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए विच, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट मेंशन रिकॉर्डिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। देखते हैं इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। देखिए पहला ओवरी, ठीक है, देखिए इसका स्टेटमेंट को पढ़िए, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा आपका, क्या लिखा हुआ है, ओवरी का काम पूछ रहा है, ओवरी का काम एग, बिल्कुल सही है, ओवरी से तो एग बनता है और कुछ हार्मोन्स एस्ट्रोजन वगैरह हार्मोन्स बनते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। ओवरी डक्ट का काम क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल। ओवरी डक्ट मतलब फॉलोपियन ट्यूब की बात कर रहा है, फेलोपियन ट्यूब। और इस फेलोपियन ट्यूब क्या है, एक्चुअली में आपका साइड होता है फर्मेंट फर्टिलाइजेशन, यहीं पर स्पर्म ओवम मिलते हैं, यहीं पर ओवम और स्पर्म मिलेंगे, बिल्कुल करेक्ट है ये भी।
यूट्रस इट सर्व एज द बर्थ कैनल, गलत। यूट्रस में तो बच्चा डेवलप होगा, यूट्रस बच्चादानी है, इसमें कौन डेवलप होता है, इसमें तो बच्चा 9 मंथ के लिए डेवलप होता है। 9 मंथ के लिए बच्चा किस में डेवलप होता है, यूट्रस में। तो ये बर्थ कैनल नहीं है। बर्थ कैनल किसको बोलते हैं, बर्थ कैनल बोला जाता है वेजाइना को। बर्थ कैनल किसको बोलेंगे, वेजाइना, जिससे बच्चा बाहर आता है 9 मंथ के बाद। तो वेजाइना को बोलते हैं बर्थ कैनल, ना कि यूट्रस को। तो ये आपका गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। सर्विक्स आपका बिल्कुल, ये आपका ओपनिंग होता है फीटस के लिए, ठीक है। बच्चे का ओपनिंग क्या होता है, सर्विक्स, सर्विक्स होता है, उसके बाद वेजाइना होता है आपका, ठीक है। चलिए, तो ये वाला बीच वाला 3rd नंबर वाला स्टेटमेंट गलत था आपका, बाकी सब चीज़ें आपकी सही थी। नेक्स्ट, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एक बेबी को बनने का सबसे स्टार्टिंग स्टेप क्या होता है, तो पहले क्या बनता है, जाइगोट बनता है। पहले क्या बनता है, जाइगोट। जैसे ये आपका एग हो गया, अब इस एग को जैसे ही आपका किसी स्पर्म ने क्या कर दिया, स्पर्म ने फर्टिलाइज कर दिया। ये प्रोसेस कहाँ पर हुआ, ये आपका फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में हुआ। फेलोपियन ट्यूब, फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में क्या हुआ, स्पर्म ने ओवम को क्या कर दिया, फर्टिलाइज। अब ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, जाइगोट। जाइगोट के बाद आगे चल के मोरूला, उसके बाद ब्लास्टूला, उसके बाद आपका गैस्टूला। ये अलग अलग फेज होते हैं, याद रखना है आपको। डायरेक्ट देखिए, पहले क्या, एक सिंगल सेल बना, स्पर्म ओवम जैसे मिले एक सिंगल सेल बना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जाइगोट। जाइगोट आगे चल के और थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हुआ, ये कुछ 8 सेल का, ये तो सिंगल सेल था, अब ये देखिए 8 सेल का एक बंच बन गया, ग्रुप बन गया, अब इसको हम लोग मोरूला बोलते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे ग्रुप बन गए, इसका एक क्रॉस सेक्शन बन गया, अब इसका नाम दे दिया हम लोग ब्लास्टूला। अब ये गेस्टूला, मतलब देखिए बहुत सारा, देखिए सबका ग्रुप बनते जा रहा है, और जैसे जैसे एक ग्रुप बनेगा, अब इसको हम लोग गेस्टुलेशन में इसको क्या बोलते हैं, गेस्टूला बोलेंगे। आगे चल के इसको एम्ब्रियो बोलेंगे। इस दुनिया में जब वो बच्चा आएगा तो कोई इसका नाम रख देगा, कोई इसको बाबू बोलेगा, कोई इसको बेबी बोलेगा, ठीक है, कोई इसको मुन्ना बोलेगा, तो अलग अलग नाम रखते हैं लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज द करेक्ट सर्जिकल मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग द प्रेगनेंसी इन विच वाज डिफरेंस इज द कट। क्या बोल रहा है, वाज डिफरेंस को कट कर दो, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको वैस्कोटॉमी बोलते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछ दिया है। क्या बोल रहा है, वाज डिफरेंस, वाज डिफरेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ये आपका क्या है, अच्छा मेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर वाज डिफरेंस किसमें प्रेजेंट होता है, मेल में प्रेजेंट होता है। तो ये आपका उनका टेस्टिस हो गया, ये टेस्टिस, और टेस्टिस से क्या होता है, पेनिस से कौन जुड़ा रहता है, उसका पेनिस हो गया, और इस पेनिस से जुड़ा होता है कौन, वाज डिफरेंस। ये आपका क्या है, ये आपका ओ टेस्टिस है, टेस्टिस। इस टेस्टिस से क्या बनता है, स्पर्म, और ये स्पर्म कहाँ जाता है, ये जो स्पर्म है ये इसी वाज डिफरेंस से पेनिस में जाता है, और आगे चल के किस में चला जाएगा, वेजाइना में चला जाएगा। तो इसी को तो कट कर दो, इस पाइप को ही क्या कर दो, कट कर दो। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आपका वैस्कोटॉमी। इसको क्या बोला जाता है, वैस्कोटॉमी, जिसमें वाज डिफरेंस को कट कर दिया जाता है सर्जिकल प्रोसेस के थ्रू। ट्यूबेकोटॉमी का मतलब क्या होता है, जब फॉलोपियन ट्यूब जहाँ पर स्पर्म ओवम मिलते थे उस ट्यूब को ब्लॉक कर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, आपके ट्यूबेकोटॉमी। ये किस में देखने को मिलेगा, ये फीमेल में देखने को मिलेगा। वैस्कोटॉमी किस में देखने को मिलेगा, मेल में देखने को मिलेगा। तो पुरुष नसबंदी इसको बोलते हैं, फीमेल्स का किसको बोलेंगे, ट्यूबेकोटॉमी। क्लियर। चलिए देखिए, यहाँ पर एक बनाया गया है डायग्राम, ये वाज डिफरेंस को इस तरीके से कट कर दिया जाता है, सील कर दिया जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं सर्जिकल प्रोसेस के थ्रू। इसको बोलते हैं आपका ट्यूबेकोटॉमी और इसको बोलते हैं वैस्कोटॉमी। डायग्राम देख लीजिए, इसमें आपको चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, अकॉर्डिंग टू द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी एक्ट, ये आपने जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ा होगा कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी आपका एक एक्ट है, मेडिकल प्रेगनेंसी एक्ट। इसके हिसाब से कितने वीक तक का सेफ रहेगा प्रेगनेंसी के टाइम पे, ये बोल रहा है आपका कितना मंथ का हम लोग, जैसे एबॉर्शन वगैरह कराना है, कई बार रेप वगैरह का केस होता है, वहाँ पर एबॉर्शन करना पड़ता है, या कई बार कुछ आपके प्रेगनेंसी की वजह से आपका फीमेल्स की दिक्कत वाली बात होती है, फीमेल्स में कुछ प्रॉब्लम्स आती है उनकी बॉडी को, तो उस कंडीशन में उस बेबी को क्या एबॉर्शन कराना पड़ता है। तो कब कितना टाइम तक उसका एबॉर्शन करा सकते हैं, कौन सा पीरियड सेफ रहेगा जिसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो यही आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो आपका 12 वीक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 12 वीक तक का आप ये सब काम कर सकते हैं। जैसे किसी का रेप वगैरह का केस कंडीशन होता है, ठीक है, जब उस बच्चे को नहीं लेना रहता है उस फीमेल के द्वारा, तो क्या किया जाता है, उसको एबॉर्शन कर सकते हैं। या फिर किसी कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा आ रहा है प्रेगनेंसी से रिलेटेड, तो बच्चे को एबॉर्शन कराना है, नहीं तो फीमेल्स की जान वगैरह भी जा सकती है, उसकी लाइफ खत्म हो सकती है। उस कंडीशन में भी क्या आता है,
3 महीने के अंदर, मतलब ये कितना हो गया 12 वीक, मतलब आपका 3 मंथ मान के चलो, तो 3 मंथ तक आप उसको प्रेगनेंसी को क्या कर सकते हैं, उसको 2 डॉक्टर्स के वहाँ एटलीस्ट वहाँ पर 2 डॉक्टर्स के कंसल्ट के थ्रू उनको क्या किया जा सकता है, एबॉर्शन कराया जा सकता है। ऐसा आपका मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट बोलता है, ठीक है। 12 वीक तक का ये सेफ पीरियड होता है। इसके आगे जैसे जाओगे तो काफ़ी रिस्क होता है ये सब चीज़ें कराना, बाकी आगे आपको डॉक्टर बताएंगे। फिर गैमेट्स क्या बोल रहा है आपका, GIFT मतलब होता है गैमेट इंट्राफोलिपियन ट्रांसफर मिक्स्ड एग एंड स्पर्म। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा है स्पर्म और ओवम आपस में कहाँ पर मिक्स होते हैं, ठीक है, यही पूछ रहा है ना आपसे। फर्टिलाइजेशन की बात करें कहाँ पर फर्टिलाइज होते हैं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फॉलोपियन ट्यूब में जाके मिलते हैं आप, जिसको हम लोग GIFT बोलते हैं आपका। गैमेट किसको बोला जाता है, मेल गैमेट स्पर्म को बोलते हैं, फीमेल गैमेट किसको बोला जाता है, ओवम को बोला जाता है। दोनों कहाँ पर मिलते हैं, यही तो पूछ रहा है आपसे, दोनों कहाँ पर मिलते हैं आपका फॉलोपियन ट्यूब में, ठीक है, यहाँ पर है, ये आपका फॉलोपियन ट्यूब है। यहीं पर आपका ये जो आपको ट्यूब दिख रहा है ये आपका यूट्रस हो गया, ओवरी हो, ये वाला आपका ओवरी और ये वाला आपका ट्यूब। विच इज द इनकरेक्ट, मेंस्ट्रुएशन लास्ट फॉर 4 डे, मेंस्ट्रुअल साइकिल टेक 28 डे, मेनोपोज अकर 45, ये भी सही है। ओव्यूलेशन पे 5 डे, नहीं ओव्यूलेशन 5 डे में नहीं होता है, ये आपका 14 डे में हो, ये स्टेटमेंट सही है। मेंस्ट्रुएशन कितना होता है आपका 3 to 4 डे होता है, बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन कितना होता है आपका 3 to 5 डे होता है ऑन एवरेज, 4 डे लिखा है मतलब सही है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल का ऑन एवरेज में बात करूं तो बिल्कुल सही है, नॉर्मल बहुत सारे फीमेल में देखा गया है 28 डे का ही होता है आपका। मेनोपोज मतलब 45 से लेकर 55 के एज में होता है, जब स्टॉप हो जाता है मेंस्ट्रुअल। सो मेनोपोज किसको बोलते हैं, पोज मतलब स्टॉप हो जाना, स्टॉप हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो ये भी तो बिल्कुल सही है। ये गलत है आपका, ये आपका 14 डे में होता है, ये 5 डे में नहीं होता है, 14 डे को बोला जाता है ओव्यूलेटरी फेज, जिसमें ओवम क्या है रिलीज होना स्टार्ट होता है। देखिए मेंस्ट्रुअल फेज 3 to 5 डे का होता है आपका। फॉलिकुलर फेज जिसको प्रोलिफरेटिव फेज बोलते हैं, जिसमें फॉलिकल्स बनते हैं, आगे चल के प्राइमरी oocyte बनते हैं, सेकेंडरी oocyte बनता है, फिर आपका ग्राफिकन फॉलिकल्स बनता है, वही ग्राफिकन फॉलिकल्स आगे चल के ब्रेक होता है, ब्रेक होने के बाद फिर आपका ओवम रिलीज होता है, एग बनता है, फिर उसके बाद कार्पस ल्यूटियम बनता है। ये सब चीज़ें आप बहुत डिटेल में पढ़ोगे। कार्पस ल्यूटियम से आगे चल के प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनता है जो आपके प्रेगनेंसी को क्या करता है, फेवर करता है। ये सब चीज़ों के बारे में और डिटेल में आप स्टडी करोगे रिप्रोडक्टिव वाले टॉपिक पे। तो ये कितना दिन के लिए चलता है आपका 13 तक, ठीक है, मतलब आपका फॉलिकल्स बनने का टाइम कितना होता है 13 तक, 6 से लेकर 13, मतलब ब्लीडिंग, ये आपका ब्लीडिंग वाला फेज हो गया। मेंस्ट्रुअल फ्लो 5 डे के बाद स्टॉप हो जाता है मेंस्ट्रुअल फ्लो, उसके बाद आपका 6 से लेकर 13 डे को बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव मतलब फॉलिकल्स बनते हैं, मतलब एग का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद ओव्यूलेटरी फेज मतलब जब तैयार हो जाता है और जब ओवरी से बाहर आने को रेडी हो जाता है आपका ओवम, जो है फीमेल्स की मैं बात करूँ तो ओवम जब मेच्योर होकर बाहर आना स्टार्ट कर देता है उसको बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेज, जो कि 14 डे पे होता है लगभग, ठीक है। उसके बाद सेक्रेटरी ल्यूटियल फेज, यहीं पर आपका कार्पस ल्यूटियम बनता है और आगे चल के मिल गया स्पर्म तो प्रेगनेंसी हो जाएगी, नहीं तो फिर से 28 डे के बाद क्या हो जाता है, फिर से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर हुआ, चलिए नेक्स्ट। द केविटी कंटेंट इन द ग्राफियन फॉलिकल, जो ग्राफियन फॉलिकल्स होता है, ठीक है, तो उसका जो केविटी होता है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं एंट्रम। इसका एक टर्मिनोलॉजी, इसको क्या बोला जाता है, एंट्रम। ये आपका ग्राफियन फॉलिकल्स है, ठीक है। तो ग्राफियन फॉलिकल्स किसको बोला जाता है, जो मैच्योर एग होता है उसी को क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल्स बोला जाता है। तो ग्राफियन फॉलिकल्स में एक केविटी में होता है, उस केविटी का नाम क्या होता है, एंट्रम। उस केविटी का नाम क्या है डियर, एंट्रम। चलिए डियर स्टूडेंट, तो आज हमने आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम और हार्मोन सिस्टम या फिर बोल सकते हैं इंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस किया विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ, और जो आपके प्रीवियस फार्मासिस्ट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है इनको भी मैंने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। और आपके आने वाले जो भी फार्मासिस्ट एग्जाम है उनमें हमारा ये वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाला है। एटलीस्ट 1-2 बार आप जरूर इस वीडियो को देखिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा हार्मोन्स और रिप्रोडक्टिव से रिलेटेड, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एजेपी सब्जेक्ट से पूछे जा सकते हैं। आज के लिए बस इतने ही रखते हैं डियर, थैंक यू सो मच।